सना वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो आज का ऑब्जेक्टिव हमारी क्लास का है पीआरसी की ओरिएंटेशन। ठीक है ना। और पीआरसी की ओरिएंटेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, बेसिकली एक ये सी ओरिएंटेशन है। ठीक है ना बेटा। अब देखें, जब आप लोग सबने इंटरमीडिएट किया हुआ, किसी कोई ऐसा तो नहीं जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ? अरे बोले भाई, हैं? सबने इंटरमीडिएट किया हुआ? चले ओके। देखो, जब एक बच्चा अपना इंटरमीडिएट क्लियर करता है ना, तो उस इंटरमीडिएट करने के बाद उसके पास कुछ रूट्स ओपन होते हैं कि अब मैंने अपनी फर्दर स्टडीज जो है वो क्या करनी चाहिए। ठीक है ना। अब उस फर्दर स्टडीज के अंदर उसके पास एक आती है कि मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ मूव कर जाऊं, और ईदर आई विल डू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है ना। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के अंदर क्या होता है कि आपने इंटरमीडिएट किया, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर आप एम कैट कर रहे, तो मेडिकल कर रहे, तो एम कैट के एग्जाम्स दो, इंजीनियरिंग कर रहे तो ई कैट के एग्जाम्स दो, या कोई दूसरा भी कर रहे तो उसका एंट्री टेस्ट दो, यूनिवर्सिटी में इनरोल हो जाओ ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है। ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, फिर उसके बाद आपने मास्टर्स करना होगा तो 2 साल का आपका मास्टर्स होगा। टोटल टाइम आपका कितना स्पेंड होगा इंटर के बाद मास्टर्स करने में? हाँ भाई, 6 साल। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, मिसाल के तौर के ऊपर कोई एक बच्चा बोलता है कि आई विल डू बीबीए एंड देन आई विल प्रेफर एमबीए। चलो ठीक है। अगर आप बीबीए करते हो, फॉर एग्जांपल आप चले जाते हो आईबीए। आईबीए समझते हैं ना? ठीक है, अगर आप आईबीए से बीबीए करने जाते हैं तो क्या लगता है कितने पैसे खर्च होंगे? क्योंकि अब हमें एफिशिएंटली सोचना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमारा रिटर्न कितना आ रहा है। ऐसा ही है ना। इन्वेस्टमेंट में भारी कर दूं, रिटर्न नहीं आ रहा हो, तो फिर इन्वेस्टमेंट फायदेमंद है या बेकार है? बोलो भाई। बेकार है, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं आईबीए चला जाता हूं और आईबीए जाके मैं बीबीए प्रेफर करता हूं तो मुझे कोई अराउंड पड़ेगा ये कितने का? 4 मिलियन। 4 मिलियन का मतलब होता है कोई अराउंड 40 लाख के करीब पड़ेगा मुझे 4 साल में ये पैसे देने। ठीक है। और अगर मैं एमबीए भी वहीं से करूं, ज्यादा पैसा माँ बाप के पास, तो भाई एमबीए भी वहां से करो, एक दो बच्चों को और भी ले जाओ। ठीक है ना। तो अगर मैं एमबीए भी वहां से करूं तो अराउंड कोई वो भी मुझे 3 मिलियन के करीब कॉस्ट करेगा। टोटल पैसे मेरे पास कितने होगा भाई? 7 मिलियन मेरे पास हो गया। ठीक है। अच्छा सर, हम आईबीए नहीं जाएंगे, थोड़ी हल्की यूनिवर्सिटी में आ जाओ, इकरा यूनिवर्सिटी चले जाओ। इकरा यूनिवर्सिटी में अराउंड आपका जो बीबीए की कॉस्ट आएगी वो आएगी 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन। 2 मिलियन हम लगा लेते हैं। ठीक है। और सेम कॉस्ट आप जो है वो 1.5 मिलियन के करीब आप एमबीए की भी लगा लो, तो वहां पे कितने पैसे लग गए बेटा हमारे? 35 लाख रुपए के करीब लग गए। अब इन्वेस्टमेंट हो गई है। टोटल टाइम मैंने कितना लगा दिया है? 6 साल मैंने अपनी लाइफ के स्पेंड कर दिए हैं। जब मैंने इंटर किया था तब मैं बच्चा था, अब 6 साल के बाद अब मैं बड़ा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है रिटर्न की। अब मुझे बताएं कि सैलरी कितनी मिलेगी। एक जगह मैंने 70 लाख रुपए लगाए, एक जगह मैंने 35 लाख रुपए लगाए। अब मुझे बताएं कि सैलरी कितनी मिलेगी, तनख्वाह कितनी मिलेगी? अरे भाई बोलो, कुछ तो बोलो। कुछ भी बोल दो। हाँ तुम बताओ बेटा। है 2.5 लाख? जो ज्यादा चल रहा है, थोड़ा कम करो। जी। हाँ। अराउंड अगर कोई बहुत भी अच्छा इदारा मिल गया। अच्छा देखो, अभी आपके पास 6 साल मैंने स्पेंड करना ना, 6 साल का मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना, चलो ये बात करते हैं। पढ़ाई तो मैंने कर ली। ठीक है ना। आज की मार्केट के अंदर कोई भी जॉब जो है वो फ्रेश एम्प्लॉयड रखती ही नहीं है। वो अगर रखते भी नहीं है तो वो एमबीए रखते हैं, और एमबीए के साथ वो लिखेंगे कि मिनिमम मिनिमम जो है वो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस हो। तो जो बच्चा जिसने फ्रेश
एमबीए किया है भाई, मैंने इंटरमीडिएट किया 15 साल की उम्र में, उसके बाद मैंने 6 साल लगाए, 21 साल का मैं हो गया। अब मैंने इस बीच में कोई गैप तो नहीं किया ना अपनी लाइफ के अंदर। चलो मैंने गैप किया तो बात समझ में आती है, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। लेकिन जब मैंने गैप नहीं किया इस बीच के अंदर, तो अब मैं जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा तो मैं सीवी एलिजिबल ही नहीं है मेरी। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, कोई एक बंदा एक्सपीरियंस के बगैर रखने को तैयार भी नहीं है, और जो रखने के लिए तैयार है वो बहुत मिनिमम पे करते हैं। तो मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई बंदा आपको पे कर भी रहा होगा ना, तो 50,000, 60,000 पर मंथ, अगर आपने एक तरह से किया एमबीए। अगर आईबीएससी किया होगा तो आईबीए करने वाले बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, यहाँ जॉब ही नहीं करते। ठीक है, जाहिर सी बात है, किसी बंदे ने 17-70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होगी तो वो बंदा यहाँ जॉब नहीं करेगा, फिर वो अब्रॉड मूव कर जाता है। ठीक है ना? तो अगर एमबीए आपने कर लिया इकरा यूनिवर्सिटी से, तो आपको सैलरी कितनी मिली भाई? 50,000 से 60,000 रुपए। ग्रोथ रेट क्या है? क्या लगता है कितने परसेंट सैलरी बढ़ेगी सालाना? एनुअल सैलरी बढ़ती है ना, इंक्रीमेंट लगता है। कितने परसेंट लगेगी? क्या है मार्केट का आज का रेट है? नहीं, अराउंड कोई 14% to 16%। ये एनुअल ग्रोथ रेट है आपका। ठीक है, 14% सैलरी बढ़ जाएगी, कोई बहुत अच्छा काम करे तो 15%, कोई बहुत ही अच्छा काम कर दिया तो 16% के करीब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर मैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ आता हूं, अब जाहिर सी बात है भाई, जब हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इतने पैसे देखे तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में ज्यादा लगे होंगे पैसे ना, क्योंकि वहां पे तो रिटर्न भी ज्यादा है। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आता है आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ठीक है, एक आपके पास आता है एसीसीए, एक आपके पास आता है आईसीए में, एक आपके पास आता है सीएफए। ठीक है ना? एक आपके पास आता है। तो इस तरह से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो बहुत सारी हैं। अच्छा, ये सारी सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है ना, डिग्रीज नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इनके आगे डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। हम आज बात करने बैठे हैं सीए के ऊपर। देखो, हम रफली रफली एक आइडिया लगाते हैं अपने पास। ठीक है ना? कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? है? कैलकुलेटर नहीं होगा तो मोबाइल तो होगा ही। हाँ, ये है ना, 50-50, 60-60 हजार रुपए के फोन है। निकालो बेटा, देखो कैलकुलेटर का ऑप्शन है इसमें। है? चलो ओके। देखो, टोटल सीए के अंदर अगर हम पेपर्स की बात करें तो वी हैव 16 पेपर्स। ओ सॉरी, वी हैव 21 पेपर्स। तो ईच पेपर हमें कोई कॉस्ट करेगा अराउंड कोई 20,000 21,000 रुपए तक का। ठीक है ना? सो अगर आप 21 को से मल्टीप्लाई कराते हैं, सो व्हाट नंबर डू वी हैव? 4,20,000। अच्छा, एक काम करते हैं, 4,20,000 रुपए को अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख कर देते हैं। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना? 30,000 रुपये हमने बढ़ा दिए, हमने 4.5 लाख रुपए कर दिए। अच्छा, जब आप पेपर देते हैं तो आई कैप को आपने एग्जामिनेशन फीस देनी होती है। जैसे अभी आपने इंटरमीडिएट किया है, तो आपके पास दो कार्ड होते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं एनरोलमेंट कार्ड, एक होता है एडमिट कार्ड। व्हाट इज एडमिट कार्ड? योर एग्जामिनेशन फीस। व्हाट इज एनरोलमेंट कार्ड? योर रजिस्ट्रेशन फीस। जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हम दो चीजों के पैसे पे करते हैं। सबसे पहले एनरोलमेंट आता है, और फिर पेपर से महीने 2 महीने पहले एडमिट कार्ड आता है, तो वो एग्जामिनेशन फीस होती है। ठीक है, तो अगर हम एग्जामिनेशन फीस के ऊपर आते हैं तो कोई 6,000, 6,500, 7,000 के करीब आपकी पर पेपर एग्जामिनेशन फीस है, हम 7,000 लगाते हैं। ठीक है, मुझे बताएं अगेन, मेरे पास जो है वो 21 पेपर्स है, मल्टीप्लाई बाय 7,000, कितना बना? 1,47,000 को फिर मैं अगेन 150,000 कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक आई कैप को जब आप पीआरसी के अंदर आओगे तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस भी आपने पे करनी होगी। ठीक है ना? सो वो रजिस्ट्रेशन फीस कोई है अराउंड 15-16 हजार रुपए, मैं 16,000 लिख देता हूँ। ठीक है,
अच्छा, टोटल जो सीए की ड्यूरेशन है वो 5.5 ईयर्स है। अब होता यह है कि सीए के अंदर हर साल साल में एक दफा एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस जाती है स्टूडेंट्स की तरफ से, ठीक है। सो वो कोई अराउंड होगी 5,000 रुपए करीब या 6,000 रुपए करीब, 4,500 5,000 6,000 के करीब है, ठीक है ना। तो 5.5 साल में हो सकता है किसी बच्चे के पास वो 6 दफा पे करने को आए, किसी के पास हो सकता है 5 दफा पे करने को आए, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर के ऊपर एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस के पैसे हम लगाते हैं 5 दफा, 6,000 रुपए, कितने हो गए बेटा? 30,000 रुपए हो गए। कोई और पैसा तो नहीं बचता है भाई? मैं और तो कोई चीज नहीं बची रह गई, मेरे हिसाब से सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। अच्छा, टोटल करें क्या बनता है? 6,46,000। भाई एक दफा दोबारा चेक कर लो, ये ऐसा ना हो कि ये कोई 16-15 लाख रुपए हो। जी खवातीन, खवातीन है, मैं मुखातिब हूँ गर्ल्स से जी। जी बेटा। सर मैंने कैलकुलेटर ही नहीं किया, इतने सारे लोग कर रहे हैं, मैं करूँ फायदा तो ही नहीं है। जी, किसी ने क्रॉस चेक किया, यही बन रहा है अमाउंट, बाकी गलत तो नहीं है? अच्छा ठीक है। अच्छा, ये मैंने अमाउंट क्या आज पे करना है? ये हो गया कोई अराउंड 6.5 लाख रुपए के करीब का मेरा अमाउंट हो गया, ये मैंने आज पे करना है या नहीं पे करना? ये मैंने पूरे 5.5 साल में पे करना है, इस बात को याद रखिएगा। ये मैंने आज पे नहीं करना। आप आईबी जाओगे ना, आज एडमिशन लोगे, आपने ये अमाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आज पे करना है, ठीक है। तो मुझे पूरे 5.5 साल जब मैंने सीए के अंदर लगाया तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट, ट्यूशन फीस बेटा ये रही, अब्दुल वहाब ये ट्यूशन फीस ये रही, ठीक है। तो मैंने बेटा 6.5 लाख रुपए के करीब पैसा लगा दिया है। अब बात आती है इसके रिटर्न की, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक बात तो पता है कि सीए के अंदर 3 स्टेजेस है। एक आता है आपके पास पीआरसी, ठीक है, जिसके अंदर कितने पेपर्स हैं? 5 पेपर्स हैं। अभी हम देखते भी हैं कौन कौन से 5 पेपर्स हैं। सेकंड हमारे पास स्टेज आती है कौन सी बेटा? कैफ। और कैफ के अंदर कितने पेपर्स हैं? 8 पेपर्स हैं। फिर हमारे पास आती है थर्ड स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं सीफैप एंड एमएसए। कितने बने पेपर्स इनके मिलाकर? बोलो। 8 पेपर्स, 6 पेपर सीफैप के और 2 पेपर्स एमएसए के, ठीक है। तो टोटल देख लो 21 पेपर्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? अच्छा, अब होता यह है कि इसकी ड्यूरेशन है आपके पास 6 मंथ्स की। 6 महीने में आपने पेपर देके निकालने। इसकी ड्यूरेशन है आपके पास 1.5 ईयर्स की। तो टोटल कितना अरसा हो गया आप तक कैफ करने में, कितना अरसा लग गया मुझे? 6 साल, वो 6 महीने वो लगाए और 1.5 साल ये लगाया मैंने, टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? 2 साल के करीब हो गया। अब 2 साल, अब टोटल सीए कितने साल का था? 5.5 साल। 5.5 साल में से 2 साल साइड कर दें, कितने बचे? 3.5 साल। अब इस 3.5 साल के अंदर आपने क्या करना है? आर्टिकल्स भी करनी है, ठीक है, और साथ साथ सी फैब के और एमएससी के 8 पेपर्स भी आपने क्लियर करने हैं। अच्छा, इन 3.5 साल के अंदर एक साल में आप पेपर नहीं दे सकते। जैसे मैंने आज कैफ क्वालिफाई किया, अब आज से लेकर एक साल के ड्यूरेशन तक मैं आईकेप को पेपर नहीं दे सकता, ये गैप है आईकेप की तरफ से। और पहले ये गैप 1.5 साल का हुआ करता था, मतलब 3 अटेम्प्ट तक, 6-6 महीने की 3 अटेम्प्ट तक आप पेपर आईकेप को नहीं दे सकते, सिर्फ ट्रेनिंग करोगे अपनी, ठीक है। लेकिन अब वो गैप रिड्यूस करके आईकेप ने क्या कर दिया, एक साल का गैप कर दिया, और बाकी कितने बचेंगे? 2.5 साल बचेंगे। उस रिमेनिंग 2.5 साल के अंदर आपने अपने सी पेप के पेपर्स भी पास आउट करने हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो कहने का मकसद क्या है कि इधर लगेंगे आपको 3.5 ईयर्स प्लस आर्टिकलशिप। अब आर्टिकलशिप क्या होती है? आप में से कोई मेडिकल का स्टूडेंट है और कोई भी नहीं है? अच्छा, मिसाल के तौर के ऊपर ड्रिप वगैरह तो सबको लगती है, लगनी देखी होगी आपने कभी, किसी घर में किसी को लग रही होगी या आपको खुद को भी लगी होगी, है? लगती है, देखिए ड्रिप। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, वो एक कैलुला नाम की चीज होती है जो कि वो यहाँ नस में इंजेक्ट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि वो एक छोटी सी कोई रॉड डाल के वो
टाइट कर देंगे और फिर वो यूं यूं करेगा, यूं यूं करेगा, पता नहीं यूं कुछ ना कुछ तो बजा रहा होता है वो, ठीक है, ताकि वो वेन क्या हो जाए मेरी थोड़ी सी बड़ी हो जाए। और फिर मैं अच्छा बालों का यहाँ से नहीं आ रहा होता, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो यहाँ से करते हैं। तो पहले तो उसने बुक में पढ़ा होगा ना कि भाई यहाँ पे टैप करेंगे, 4 दफा यहाँ करेंगे, 5 दफा यहाँ करेंगे, फिर यहाँ से चेक करना, यहाँ नहीं आया तो फिर यहाँ जाना। आ रही ना मेरी बात समझ में? अब फिर वो क्या करे, जब वो किसी हॉस्पिटल या किसी मेडिकल सेंटर जाता है तो फिर वहां पे जाके उसकी ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकली चीज सीखता है फिर वो। आ रही है मेरी बात समझ में? तो कहने का मकसद क्या है कि जब आप सीए के अंदर आप अपने कैफ तक पेपर्स क्लियर कर लेते हो, तो अब क्या होता है कि जो काम सीखा है कि भाई अकाउंटिंग इसको बोलते हैं, ऑडिट इसको बोलते हैं, टैक्स में ये काम होता है, अब ये प्रैक्टिकली जाके सीखना भी पड़ेगा ताकि मेरी पॉलिश हो सके। आ रही है मेरी बात समझ में? तो आपने करना ये होगा कि आपकी 3.5 साल की आर्टिकल्स होंगी, और ये आर्टिकल्स क्या हैं? पेड आर्टिकल्स हैं। अच्छा, ICAP ने अभी आर्टिकल्स का जो रेट है, स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड का जो रेट है, वो रिवाइज किया है फर्म्स के लिए, ठीक है ना? तो बड़ा शोर मच रहा था, लेकिन हम आज की चीज को नहीं कंसिडर करें, हम अपनी फ्यूचर की चीज को कंसिडर करें। अच्छा रिमेंबर कि मैं अभी क्वालिफाई नहीं हुआ हूं, मैं अभी पढ़ रहा हूं। 5.5 साल का ड्यूरेशन खत्म नहीं हुआ है, आर्टिकल्स तो 3.5 साल ही करनी है ना, 5.5 साल का ड्यूरेशन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अच्छा, आर्टिकल्स आप दो जगह कर सकते हो, एक फर्म कर सकते हो फर्म में जाके, और एक आप जा सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जिसको ICAP ने नाम दिया है TOOP, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिस। ये दो जगह आप अपनी आर्टिकल्स कर सकते हैं, ठीक है? फर्म में पैसे कम मिलते हैं आपको, इंडस्ट्री में पैसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है? हम एक एवरेज रिटर्न आपका लगाते हैं कि हम अगर फर्म जाएंगे तो स्टाइपेंड कितनी मिलेगी। अच्छा, फर्म में क्या होता है कि जैसे जैसे आप C5 के पेपर्स अपने क्लियर करते रहते हो ना, आपकी स्टाइपेंड बढ़ती रहेगी, ठीक है? आप कैफ क्वालिफाई थे, 1 साल तक आर्टिकल्स आपने करी, आपको मिनिमम 25,000 रुपए मिलेंगे। फिर जैसे ही आप C5 के कुछ पेपर्स निकाल लोगे तो आपकी स्टाइपेंड का क्या हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। फिर कुछ और पेपर निकाल लोगे तो फिर स्टाइपेंड का रेट बढ़ जाएगा। फिर जब क्वालिफाई हो जाओगे तो फिर स्टाइपेंड का रेट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से फ्लक्चुएशन आती रहती है, ठीक है? मैं एक फर्म की एवरेज आर्टिकल्स लगाता हूं 40,000। ये मैंने क्या बोला, एवरेज आर्टिकल्स का अमाउंट 40,000 रुपए, ठीक है? जबकि स्टार्टिंग कब से हुई थी, 25,000 रुपए से, जब आप कैफ क्वालिफाई हो गए और जब फर्म में इंडक्शन करोगे तो 25,000 रुपए आपको स्टाइपेंड मिलेंगे, ठीक है? फिर जब क्वालिफाई हो जाओगे तो ये अमाउंट बढ़ के 80,000 रुपए भी चले आएगा, ठीक है? तो मैंने 80,000 और 20 के ड्यूरेशन का एक एवरेज अमाउंट कर लिया, कितना, 40,000 रुपए। मुझे बताएं कितने साल मिलेगी ये स्टाइपेंड? 3.5 साल, और हर महीने मिलेगी। तो जरा शाबाश, कैलकुलेटर उठाएं फटाफट से, दबाएं बटन, क्या बनता है? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा आप लोग भी कंट्रीब्यूट करो, शाबाश। जी, कितना बना? नहीं भाई, दोबारा लगाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ का कुछ बताते हो। मैं देखा, देखा आया ना, 7,80,000, 16 के 7 हो गए। हाँ भाई, आप लोग भी कर लें, कैलकुलेटर है मोबाइल में। 1.6 मिलियन मतलब 16 लाख आ रही है। 16,80,000 ही आ रही है, बच्चे ने दिखा दिया भाई, 16 लाख। मजाक नहीं लग रहा आप लोगों को? है, लग रहा ही नहीं लग रहा? उसको तो लग रहा है, देखो मजाक। अभी मजाक मैंने शुरू नहीं किया, अभी कहानी शुरू करी है मजाक की। इन्वेस्टमेंट कितनी थी मेरी? बोले भाई, इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 6,50,000 कर लो पूरी, 6,50,000 थी। फर्म में मैं काम सीखते सीखते मैंने कितने पैसे कमा लिए? 16,80,000 रुपए कमा लिए। माइनस करो दोनों को आपस में, 16 लाख में से 6.5 लाख निकालो, 16,80,000 में से कोई 10,30,000 रुपए करीब ऊपर आपको मिल गए हैं। तो प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? मैं प्रॉफिट हो गया, अभी से हो गया। अच्छा, बड़ा वाली विंडो में आ जाते हैं, हम इंडस्ट्री चले जाते हैं भाई, हम इंडस्ट्री चले आएंगे। इंडस्ट्री में सुना है पैसे ज्यादा मिलते हैं, इंडस्ट्री चले जाते हैं भाई। हाँ बिल्कुल है, इंडस्ट्री में मिनिमम इंडस्ट्री शुरू करेगी 50,000 रुपए से, और वो अराउंड कोई कोई बहुत अच्छी इंडस्ट्री होगी तो वो 60, 65, 70 तक भी चले जाओगे। आप इसका भी एवरेज निकालो, 50,000 ही रखो मिनिमम। लगाओ बेटा।
50,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12, 21 लाख। और यहाँ कितना फायदा हो रहा है? 21 लाख में से माइनस करो 6.5 लाख रुपए बेटा, जो 14,50,000 का यहाँ फायदा हो गया। ठीक है, अभी याद रखिएगा हमने सीए क्वालिफाई नहीं किया, अभी हम पढ़ ही रहे थे और पढ़ते पढ़ते पैसा भी कमाना शुरू कर दिया था, और आपके सामने स्टैट्स कि हमें काम सीखते सीखते फायदा भी हो रहा है ऐसा। अब हम क्वालिफाई हो गए, अब वो आ गया वक्त जब मैं एक क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट हूं, इसको हम लोग बोलते हैं एसीए। अब मैं बन गया एसीए भाई, ठीक है ना। अब जब क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट होगा तो अब क्या होगी सैलरी? व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी है? ये तुमने 1.5 लाख इसमें देख के बोला है, और जब ये प्रिंट हुआ था मैं तो ये बोला था गलत है। जी, क्या है मार्केट का आज का पैकेज? एहसन कह रहा है 1,80,000, नहीं नीचे, 1,80,000 रुपये नीचे, नहीं 1,80,000 रुपये कम है, 3.5 लाख ज्यादा हो गया है। तो मार्केट रेट जो है वो, ये पर एनम नहीं है, पर मंथ है। कितनी है सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी? 2.5 से 3.25 लाख। कहीं अच्छा नेगोशिएट कर लोगे तो हो सकता है 3 तक भी चले जाओ, ठीक है ना। अब यहां ग्रोथ रेट क्या है? वही होगा 16% से कोई 20-22%। आप देख सकते हैं कि मैंने जब 35 लाख रुपए लगाए थे और इकरा यूनिवर्सिटी से बीबीए किया था, तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी बेटा? और भाई इतने तो मैं फर्म में मुझे स्टाइपेंड मिले जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है ना। जब मैं इंडस्ट्री में वो कर रहा था, आर्टिकल्स कर रहा था, एब्रॉड जाता है, एब्रॉड की कहानी अभी बेटा शुरू करता हूँ 2 मिनट में। तो कहने का मकसद क्या, मेरी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी? 50,000, 60,000। ग्रोथ रेट क्या था? 14% से 16% बस। लेकिन जैसे ही मैं सीए क्वालिफाई किया तो दुनिया बदल गई। कितनी सैलरी लगी? 2.5 से 3.25 लाख, 3 लाख। इसके अलावा बेनिफिट्स अलग हैं, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी है, कार भी है, ये भी है, वो भी है, बहुत सारी चीजें हैं। और गाड़ी ऐसी नहीं हो कि आपको दे दी बाप सारा खर्चा आपका, वो कंपनी मेंटेनेंस कार होती है। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ना करे, खड़ी कर दें, वो खुद रिपेयर करा के देंगे, आपने अपनी जेब से पैसा नहीं देना, फ्यूल भी देंगे, ठीक है। थोड़े से बड़े उसके ऊपर चले जाओगे पोजीशन के ऊपर, तो फिर ड्राइवर भी दे देंगे, लेकिन वो भी नहीं देंगे, ऐसे नहीं दे मिलता, ठीक है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि बेटा आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी कितने? 2.5 लाख के करीब पर मंथ। और खत्म कब वो कहाँ होगी जाकर? कुछ नहीं पता। एक बैंक है, उस बैंक के नाम का ऑयल भी आता है। एक बैंक है, बैंक समझते हो ना? हाँ, ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या बात है होगी। एक बैंक है, उस बैंक के नाम का ऑयल भी आता है। हबीब का भी ऑयल आता है। तो अब ये खुद सोचो, मैं इतना नहीं बोलूंगा, बस इतनी बात बोलूंगा। तो कहने का मकसद क्या है कि उस बैंक के नाम का ऑयल भी आता है, उसका एक सीएफओ है, वो भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसकी सैलरी कितनी है? क्वालिफाई हुए में कोई होगा उसको कम से कम 15-20 साल, उसकी सैलरी कितनी है? ये 5-6 करोड़ नहीं बोल देना, कोई बोलो ज्यादा हो जाएगी, 5-6 करोड़ बोल देता हूँ। जी, एक की है 10-12 लाख। और
भाई कुछ भी बोल दो, 50 लाख। एसीसी का स्टूडेंट भी देख रहा है, बस वो एसीसी वाला स्टूडेंट जो है ना, वो ओरिएंटेशन ले, वो सोचेगा मैं सीए कर लेता हूँ, एसीसी छोड़ देता हूँ। ठीक है जी। सो उस सीएफओ की जो सैलरी है वो है कितनी? 35 लाख रुपए पर मंथ। इंसान को अगर 2 लाख रुपए काउंट करने के लिए दिए जाए ना, और उसको बोलेंगे बेटा ये 2 लाख रुपए कैश है, इसको काउंट करो, तो कभी वो 185 काउंट करेगा, कभी वो 2.5 काउंट कर देगा, कभी वो 2.15 कर देगा। और अगर 2 बार उसको काउंट करने के लिए दे दिया जाए कैश, तो ये उसके जो थंब है ना, ये दर्द करना शुरू कर देंगे। ऐसा है या नहीं है सर? पता नहीं, अभी काउंट किया नहीं हमने। चलो आएगा, वक्त आएगा। तो कहने का मकसद क्या है बेटा? ये मुंह से कहना आसान है। अच्छा, एक और चीज है। मेरे पास एक एडवर्टाइजमेंट है, हो सकता है बोलोगे सर आप फेंक रहे हैं यार, ये हमें आपकी बात पे यकीन नहीं है, आप पे बेवकूफ बना रहे हैं हमें। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ, शायद नजर आ जाए। मैंने अपने भाई को सेंड की थी, ये देखिए नजर आ रही है ये लिंक्डइन की प्रोफाइल का है। कोई एक बच्चा आ जाओ, तुम आ जाओ, देखें पढ़े क्या लिखा हुआ है। फाइनेंस मैनेजर दुबई सैलरी। जोर से पढ़ो ताकि पीछे वालों को भी आवाज आए बेटा। फाइनेंस मैनेजर दुबई सैलरी AED 30,000 to 32,000 प्लस सेल्फ बेनिफिट्स क्वालिफिकेशन से है। ठीक है, तो एईडी का मतलब क्या था? ये दुबई का जो है धर्म है, ठीक है ना, उसका है। तो दुबई का दिरहम अराउंड कोई 78 रुपीज का है। तो वो कह रहे हैं कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, तो हम 30,000 से 32,000 दिरहम देंगे। जरा एक काम करें, 32,000 को मल्टीप्लाई तो कराइएगा जरा 78 से, कितना बनता है कितना? 25 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा कि भाई कि ये 35 लाख रुपए सैलरी हो गई या 25 लाख रुपए सैलरी हो गई। ये है एडवर्टाइजमेंट एक्चुअल। ये लिंक्डइन से मैंने अपने भाई के लिए एक्सट्रैक्ट की थी, तो मैंने उसको फॉरवर्ड कर दी थी। तो कहने का मकसद क्या है भाई, कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा ब्राइट करियर है आपका, जो कि 2019 के स्टैट्स के हिसाब से मैं ये दिखा भी देता हूं आपको। तो गूगल कहता है कि हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी उस टाइम के ऊपर तीसरे नंबर के ऊपर था। ठीक है, तो फाइनेंस के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी से बड़ी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आपने सीए कर लेते हैं, ठीक है ना, तो कोई बच्चा बोलता है कि सर अगर मैं एसीसीए भी करना चाहता हूं, तो सीए करने के बाद एसीसीए में आपको मेजॉरिटी पेपर्स के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाती है। ठीक है, सिर्फ कुछ ही पेपर देने होते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? कोई बंदा बोले यार मैं आईसीडब्ल्यू करना चाहता हूं, तो कोई मसला नहीं है, कुछ ही पेपर देने, बाकी सारे एग्जाम हो जाएंगे, सिर्फ फ्यू पेपर्स बचेंगे, वो आपने देने होंगे। तो मतलब सीए करने के बाद बाकी सारी क्वालिफिकेशंस के रूट जो है ना, वो बहुत करीब है। मेरा एक दोस्त है, उसकी सैलरी नहीं बताऊंगा मैं, उसका नाम है मुबशिर, एंड ही क्वालिफाइज चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन 2022। ईयर 2022 में उसने अपना सीए क्वालिफाई किया। ठीक है ना, और सीए क्वालिफाई उसने विद एन आर्टिकल्स पीरियड किया। आर्टिकल्स का पीरियड था ना 3.5 साल का, तो उसने 1.5 साल के अंदर अपने सारे पेपर्स निकाल, 2 साल के अंदर सारे पेपर्स निकाल लिए, रिमेनिंग 1.5 साल का उसके पास टाइम पीरियड बचा। ठीक है, तो अब 1.5 साल का उसके पास टाइम पीरियड बचा, सो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वो हो गया था। फिर उसने उस 1.5 साल के अंदर किसने एनरोलमेंट करा ली अपनी? सीएफए के अंदर। एंड साथ साथ ही उसने किसने एनरोलमेंट करा ली? एसीसी के अंदर। और आज 2025 में ये तीनों क्वालिफिकेशंस उसके पास हैं। ठीक है, अभी तो वो अब्रॉड मूव कर गया, यहाँ पे है ही नहीं, क्या कहते हैं, सऊदी अरब में। तो कहने का मकसद क्या? अच्छा, इसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी? चलो गैस करते हैं, मतलब रिसेंटली क्वालिफाई हुआ है ना, रिसेंटली क्वालिफाई हुआ है, इसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी अंदाजन?
कितनी 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन, मतलब 15 लाख से 20 लाख के करीब होगी सैलरी। मुझसे तो उम्र में काफी छोटा है, क्योंकि जब मैंने सीए ज्वाइन किया था तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन किया था। उसने सीए ज्वाइन किया था तो ए लेवल्स के बाद, मतलब इंटरमीडिएट के बाद ज्वाइन किया था, ए लेवल्स का स्टूडेंट था। आ रही है मेरी बात समझ में? तो कहने का मकसद क्या है कि उसकी स्टार्टिंग सैलरी अभी इतनी हो गई है। तो भाई ये गोल्स अचीव होते हैं तभी तो लोग करते हैं। मैं इसको सिंपल सी एक बात बोलता हूँ भाई, ये मुबशिर जो है ये एक इंसान का ही बच्चा है ना, ये किसी कोई जिन का बच्चा तो नहीं है ना ये। ऐसे ही है ना भाई, दो तरह के मखलूक है ना, या तो इंसान है या तो जिन्नात है। वो जिन का बच्चा तो नहीं है ना, ये इंसान का ही बच्चा है। और जिन्होंने बाकी सब सीए किया हुआ है वो भी सब इंसान ही है भाई। तो सारी क्वालिफिकेशंस जो भी लोग करते हैं जो कि सीए करते हैं, तो मेरा भाई वो क्या करते हैं कि सिर्फ एक एक फॉर्मूला है सीए करने का। आप मार्केट में बाहर निकलोगे ना, अभी आपको बोलेगा भाई आप सीए कर रहे हो, पेपर नहीं निकलते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। हकीकत बात है, पेपर नहीं निकलते लोगों के। वो उनके ही निकलते जो लोग ढीठ होते हैं। सीए करने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है। भाई मिसाल के तौर के ऊपर आप पीआरसी में आ रहे हो, जरूरी है 5 साल ही लगे? हाँ बेटा, 5.5 साल का टाइम पीरियड आपने कंप्लीट करना है। उससे पहले आई के आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, 5.5 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट करना है आपने, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा था, फॉर्मूले के ऊपर था कि भाई फॉर्मूला क्या है सीए करने का। सीए करने का एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई आप सीए कर रहे हो, रिश्तेदारों में जाना छोड़ दो, शादियों में जाना छोड़ दो, ठीक है ना, फैमिली गैदरिंग छोड़ दो। ऐसे बेकार की बातें और कुछ नहीं होती। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ उन्होंने कैसेट उन्होंने भरी भी होती है। वो जैसे कोई बच्चा बैठता है वो कैसेट लगाते हैं, बटन दबा के बैठ जाते हैं, चलो भाई कैसेट चल रही है 2 घंटे तक, अंकल चबा रहे हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि फॉर्मूला सीए का ये है बेटा कि लेट से आप अपने पीआरसी की बात करता हूं। पीआरसी में आपकी क्लासेस मैक्सिमम मैक्सिमम कोई 4 to 6 आवर्स होंगी, मैक्सिमम मैक्सिमम कोई 5-6 घंटे तक आप पढ़ोगे। अच्छा, ये 5-6 घंटे कंटिन्यूसली क्लासेस नहीं होंगी, बीच में 15-15 मिनट का गैप होगा। दो क्लासेस के बाद हो सकता है आधे घंटे का गैप हो लंच का, ठीक है ना, नमाज का ब्रेक होगा बीच में। तो ये कंटिन्यूसली क्लासेस नहीं होगी तुम्हारी। तो अगर मिसाल के तौर के ऊपर 6 घंटे मेरी क्लासेस हुई, तो टोटल पूरे दिन में कितना घंटे होते हैं बेटा? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में से 24 आवर्स के अंदर से, प्लीज मेरे साथ साथ रहिएगा, 24 आवर्स में से 6 आवर्स निकाल दो, कितने बचे? जल्दी बताओ। 18 आवर्स बचे। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, कोई बंदा आता है यहाँ कैंपस और वापस घर जाता है तो उसको ट्रैवलिंग का भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, घर पर तैयार होने का भी टाइम टाइम चाहिए, ऐसा ही है ना? तो आप 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का निकाल दो, 2 घंटे आप स्ट्रेट निकाल दीजिए, ठीक है? ट्रैवलिंग के कितने बचे? 16। इसके अलावा खाने पीने, नहाने धोने, नमाज पढ़ने, इन सब का भी टाइम आप निकाल दो। कितने घंटे निकालें बेटा? अब ये नहीं बोलना कि 5 घंटे खाना खाता हूँ मैं, 5 घंटे चाहिए मुझे नहाने धोने के लिए और खाने के लिए। जी, कितने घंटे चाहिए? 2 घंटे? चलो 2 को 4 कर लेते हैं, छोड़ो। कितने बचे? 12 घंटे बचे। अब क्या रह गया? सर सोना रह गया भाई। कितने घंटे सो गए? वो तो सर मैं सुबह फजर के बाद सोता हूँ, असर में उठता हूँ फिर। अभी ऐसा नहीं चलेगा। आजकल यही करते हैं ना बच्चे, असर में उठ रहे हैं, जोहर में उठ रहे हैं, 2 बजे 3 बजे। अब तो नहीं चलेगा ऐसा काम। तो मैं मिसाल के तौर के ऊपर आप 8 घंटे सो जाओ। कितने घंटे बचे? देखिए मैंने सारा काम कर लिया है, नहाना धोना, नमाज, खाना पीना, आने जाने का, पढ़ाई का, क्लास भी ले ली, फिर भी कितने घंटे बचे? अब ये 4 घंटे मोबाइल को दे देंगे हम, है ना? मोबाइल तो चलाया नहीं है भाई, जो खा पी रहे थे उसी में चलाओ मोबाइल, ठीक है ना? अगर टाइम नहीं बच रहा है तो फिर नमाज पढ़ते हुए तो नहीं चला सकते, लेकिन आप मैनेज करना है। तो इस 4 घंटे में क्या करोगे? बोलो भाई। पढ़ाई। सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी एक वाहिद ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपको आपका पेपर पास कराता है। सिर्फ क्लासेस लेके चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं होगी, इस बात को याद रखना।
यूनिवर्सिटी में होता है ना, बंदा बीबीए में एडमिशन ले रहा है, वो घूम भी रहा है, आधा टाइम कैंटीन में गुजार रहा है, अकेले नहीं गुजार रहा वो कैंटीन में आधा टाइम, ठीक है ना, खर्चा भी डबल हो रहा है। तो कहने का मकसद क्या है कि ये 4 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि पेपर पास कराएंगे आपका। जिसने 4 घंटे को उड़ाया वो पेपर भूल जाए के पास होगा। अच्छा मुझे बताओ ना, टोटल 24 घंटे थे, आपने पढ़ाई के ऊपर कितना टाइम लगाया? 6 घंटे क्लास ली, 4 घंटे सेल्फ स्टडी, होगा, टोटल टाइम कितना हो गया? तो यार देखे ना, आप 24 घंटों में से आपने 14 घंटे अपने दूसरे कामों में लगाए, और अपने फ्यूचर और घर वालों के फ्यूचर के लिए आपने कितने घंटे लगाए? 10 घंटे लगाए। तो ये रेशो बराबर का होना चाहिए था। मैं तो बोलता हूँ 12-12 का होना चाहिए था, लेकिन चलो फिर भी 12 से कम ही 10 घंटे पे आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है बेटा कि सेल्फ स्टडी के कंपोनेंट से सिर्फ पेपर पास होगा, अदरवाइज क्लासेस लेके पेपर पास नहीं होगा, इस बात को याद रखना। कोई बच्चा अगर ये ऑब्जेक्टिव लेके अभी ओरिएंटेशन में बैठा है कि मैं आऊंगा और ना सिर्फ क्या कहते हैं तफरी करूंगा, क्लास लूंगा, घर चले जाऊंगा, ऐसे ही पेपर दे दूंगा, आई के पास कर देगा, आई के किसी के अब्बू को ही पास नहीं करेगा। मतलब उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी फोन करेगा ना बेटा कि इस बच्चे को पास हो, तो वो उसको ही फेल कर देगा वो, क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया है कि इस लेवल के ऊपर आएगा तो पास है, नहीं आया तो फेल है, बस कोई भी कुछ कर ले, मैं पास नहीं करूंगा। तो कहने का मकसद ये है बेटा कि अपना माइंड आप बना लो सेल्फ स्टडी का। अच्छा सेल्फ स्टडी में क्या करोगे? चलो ये बताओ, सेल्फ स्टडी का क्या मतलब? ठीक है, और तो मैं बता के थोड़ी जाऊंगा कि मैं कल क्या पढ़ाऊंगा। नोट्स को रिव्यू करेंगे। अच्छा क्यूएम के अंदर और अकाउंटिंग के अंदर तो नोट्स को रिव्यू करके कुछ मिलेगा नहीं, उनको कुछ समझ आएगा नहीं आगे का। हाँ जो आपके पास इकोनॉमिक्स है उसमें आप रिव्यू कर सकते हो, आईटी भी है उसमें रिव्यू कर सकते हो, इंग्लिश में रिव्यू कर सकते हो, इन दो सब्जेक्ट में तो आप नहीं कर पाते। तो इसके अंदर आपने क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले आपने करना पड़ेगा रिवीजन आज की क्लास का। भाई 2 घंटे क्लास ही ना, मैं 10-15 मिनट में रिवाइज कर लूंगा। रिवाइज करने का ये मतलब नहीं है कि मैं हर सवाल दोबारा सॉल्व करूंगा, भाई मैं करके आ गया हूं ना, मैं सिर्फ उसको इसके में स्कैन कर लूंगा, ठीक है, मैं देख लूंगा, एक नजर मुझे पता चल जाएगा क्या हुआ है। उसके बाद जो भी टीचर आपको असाइनमेंट देगा वो करना है भाई, ठीक है। असाइनमेंट क्या है? आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है। अब मिसाल के तौर के ऊपर मिस जैनब ने इकोनॉमिक्स की क्लास ली, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया, ठीक है ना। अब बता दिया मिस ने, उसके कॉन्सेप्ट दे दिए, सारी चीजें उसकी बता दी, कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि क्लास में मिस ने सॉल्व भी करा दिया। अब मिस ने भेजे 20 एमसीक्यूज उसी से रिलेटेड। अब बच्चा बोल रहा है क्लास में मेरे को समझ तो आ गया था। ओ भाई कुछ चीजें होंगी जो कि उस 20 एमसीक्यूज में नहीं होंगी, ठीक है ना, उसमें तुम्हें मसला होगा, नहीं समझ आएगा कहीं एमसीक्यूज पूछ के आ रहा है, बाद औकात लगेगा यार सारे ऑप्शन ही सही है, तो फिर आके पूछोगे मिस ये मसला आया था, ये पता नहीं, ये देखें क्या है, तो बताएंगे हाँ इसीलिए तो दिया था कि आगे कुछ ही बच्चे पूछने आएंगे, वो सारे नहीं आएंगे पूछने, कुछ ही आएंगे, 5%, 10%, वही बच्चा पास होगा सर। तो कहने का मकसद ये है कि जब असाइनमेंट दिया जाए टीचर की तरफ से तो उसको बहुत सीरियस लेके अपने पेपर का ऑब्जेक्टिव रख के उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं है मिसाल के तौर पर मिस ने अगर 20 एमसीक्यूज दिए, मिस बोलेंगे नहीं 1 घंटे बाद चाहिए, भाई रीजनेबल टाइम मिलेगा, 2 दिन का टाइम दे देंगी, 3 दिन का टाइम दे देंगी, ऐसा नहीं है सर पे तलवार रखी है बेटा अभी कर सॉल्व, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है प्यारे बच्चों कि आपको अपने टीचर्स की गाइडेंस फॉलो करनी है। आज के दौर में सीए ना बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान। मतलब मेरे टाइम के ऊपर क्या होता था कि टीचर व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाता था, अब तो व्हाइट बोर्ड नहीं है, टीचर व्हाइट बोर्ड पूरी इस वॉल के ऊपर व्हाइट बोर्ड लगे हुए होते थे बड़े बड़े, ठीक है ना। अब मैं अगर मिसाल के तौर पे 15 मिनट्स लेट आया हूं क्लास के अंदर, अब अगर टीचर ने पढ़ा कर कुछ इरेज कर दिया तो वो कॉन्सेप्ट गया मेरा। अब मेरे दोस्त के पास जितना आधा अधूरा कॉन्सेप्ट आया वो उतना आधा अधूरा मुझे समझा देगा, और मेरे पूरे टॉपिक का क्या हो जाएगा? ऑयल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होता है सीए के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाते हैं। पोर्टल के बारे में बताया ना आपको, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पढ़ रहे हो आप लोग, इस तरह से ऑनलाइन वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो आपको पोर्टल भी दिया जाता है। तो पोर्टल पे क्या करोगे, एडमिन आपको आईडी पासवर्ड आपका बता देगा, हर बच्चे का अलग अलग होता है। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड साइन इन करोगे तो आज की क्लास आपको रिकॉर्डेड वहां पे नजर आ रही होगी, ठीक है, वहां पे प्ले कर लो, और जो टाइम ड्यूरेशन रह गया था उसको वॉच कर लो, ठीक है। अगर बहुत से बच्चे होते हैं कि भाई आज कन्वेंस का इशू था,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही थी, ऑनलाइन ले लो भाई। ठीक है, घर से कोई छोड़ने वाला नहीं था। अक्सर खवातीन को इशू होता है कि भाई बाबा छोड़ने वाला नहीं है, भाई छोड़ने वाले नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं करते घर वाले, तो कोई मसला नहीं है भाई, ऑनलाइन ले लो ना, क्या मसला है। ठीक है। अच्छा, बहुत कोई इशू है सर, लाइट का बड़ा इशू है, तो भाई रिकॉर्डेड ले लो। मतलब टीचर और इदारा बस देते बच्चे को पढ़ाने के लिए, माँ बाप भी बस देते पढ़ाने के लिए, सिर्फ बच्चे ने अपने आप को पढ़ने वाला बनाना है। आ रही मेरी बात समझ में। और एक बात और याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्विज़ेस। क्विज सबसे इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप इवेल्युएट कर सकें, हाँ भाई जो लॉ मिस ने पढ़ाया, प्रैक्टिस कर ली 20 एमसीक्यू उसकी, वाकई हुआ भी है या नहीं। अच्छा, हो सकता है मिस ट्विस्ट करने के लिए, या मिस का नाम ले रहा हूं, बाकी मैं भी यही करता हूं, हो सकता है ट्विस्ट करने के लिए आपको क्विज के अंदर कुछ 2-3 एमसीक्यू नए डाले जाए मजीद, ताकि बच्चा इस पे भी पजल हो। फिर आएगा पूछेगा भाई ये क्या मतलब, ये तो असाइनमेंट भी किया, क्लास भी ली, फिर भी ये क्विज में से 20 में से 15 मार्क आ रहे हैं, 5 मार्क क्यों कट गए। ठीक है। तो बात याद रखिएगा कि प्रैक्टिस, असाइनमेंट और क्विजेस ये आपने लाजमी देने हैं। बच्चा क्विज से बहुत भागता है, पता है, असाइनमेंट तो कर रहा है, क्विज से बहुत भागता है। क्यों भाई, मार्क्स कम आएंगे तो क्या होगा। ओ भाई, यहाँ पे कोई टीचर मारता नहीं है। ठीक है, अब तक मैंने कोई 6,500-7,000 बच्चों को पढ़ाया, किसी एक बच्चे को भी उठ के आगे मैंने टक्कर नहीं मारी कि बेटा तूने ये सवाल पूछा ये ले टक्कर, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है ना। हाँ, हर टीचर अपना फीडबैक जरूर देता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी डांटेगा भी, जाहिर सी बात है भाई, बच्चा का फॉलोअप नहीं दे रहा सही तरीके से, तो फिर क्या होगा, डांट फटकार भी पड़ेगी। तो वो तो हैबिचुअल, हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं है। हैं? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। तो टोटल सीए का जो आपके पास फॉर्मेट है वो ये है कि क्लास लो, घर चले जाओ, रेस्ट करो, और रेस्ट करके आपने अपने पास क्या करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। अच्छा, एक चीज का बड़ा अफसोस है, जो कि मैं हर ओरिएंटेशन में कहता हूं, आप लोगों को ही बोलूंगा, देखो वक्त के साथ साथ मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, इस बात को याद रखिएगा। एक इंसान का घर है ना, उसमें उस घर के ऊपर हमारे पास बड़े साहब, बड़े सर आपका नाम, सर आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी फैमिली में 5 बंदे हैं, ठीक है ना, सबकी उम्र 20-20 साल है, आप एक स्पेसिफिक अमाउंट अर्न करके उनका खर्चा पूरा कर रहे हैं। अब वो बच्चा 20 से 25 साल का, 30 साल का होगा, तो क्या वो वही अमाउंट जो आप 20 साल में उनको पूरा कर रहे थे, अभी वो पूरा हो पाएगा या नहीं पूरा हो पाएगा। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें वक्त के साथ मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास बर्डन ज्यादा आ गया ना भाई। पहले बच्चे को स्कूल भेजता था, 15,000 रुपए फीस थी, अब बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, फीस मैंने को इतनी देनी पड़ती है। ठीक है ना। पहले घर में सामान आता था 10,000 रुपए का, अब घर में सामान 1 लाख रुपए का आता, तो अब क्या करना पड़ रहा है भाई, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। बता इसलिए रहा हूं कि जब पीआरसी के अंदर तुम्हें 4 घंटे पढ़ना है सेल्फ स्टडी, जब कैफ के अंदर आओगे तो क्या करोगे, सर कम कर देंगे, 2 घंटे पे आ जाएंगे, 5 पेपर निकाल लेंगे, तो बस अब तो बादशाह हो गए हम। और भाई टाइम को बढ़ाना है, 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे थे, अब 5 घंटे पढ़ना, 6 घंटे पढ़ना, सी फैब में जाओगे क्या करोगे, और ज्यादा बढ़ाओगे टाइम। सर कैसे बढ़ाओगे वो खुद देखो, सब थोड़ी बताऊंगा। आ रही मेरी बात समझ में। मैं जिस बंदे का ये बता रहा था, मुबशिर का, इसने ऑडिट सीजन के अंदर, ऑडिट सीजन के अंदर इस बच्चे ने कितने पेपर्स दिए, पूरा सी फैब दिया, पूरा का पूरा सी फैब दिया, 6 पेपर्स, और कितने पेपर्स पास करे, कितने, 5 पेपर्स पास कर लिए ऑडिट सीजन के अंदर। कह रहा है रात को 2 बजे घर आता था मैं, रात को 2 बजे जब घर आऊंगा तो पढ़ूंगा कब। अच्छा, सुबह वो 9 बजे नहीं जाना, फिर वो सुबह अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जाते हैं, कोई 12 बजे भी जाता है, कोई 12:30 भी जाता है। ठीक है ना। 9 बजे वाला हिसाब किताब नहीं है। तो ऑडिट सीजन में वर्कलोड होता है, तो बंदे को देर से भी घर आना होता है। तो ऑडिट सीजन में रहते हुए उसने 6 पेपर दिए, 5 पेपर निकाल लिए, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्या करा, कितने पेपर बचे, 3। भाई एक सी फैब का, एमएसए का, सी फैब का बचा, 2 एमएसए के बचे, 3 पेपर्स बचे। उन 3 पेपर्स के अंदर जो MSA 2 है, सीए का सबसे लास्ट पेपर, उसके अंदर उसका क्या आ गया, गोल्ड मेडल भी आ गया। ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि उसने मेहनत करी। बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी आइडियल बना के उसी के रास्ते पे चलो, ताकि आप भी वैसा ही काम करो भाई।
आ रही है बात समझ में? अच्छा, टाइम तो मिला नहीं ना उसको। जब ऑडिट सीजन में रात को 2 बजे घर आया तो फिर उसने 6 पेपर की तैयारी करके कैसे दिया, टाइम को मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया। हमारी सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। अभी मूड नहीं हो रहा पढ़ने का, 2 घंटे बाद पढ़ेंगे। भाई मूड के ऊपर नहीं चलना है कि हमारे अम्मी अब्बू अपने मूड के हिसाब से काम करते ही नहीं करते। नहीं भाई, अब्बा का टाइम हो गया सुबह ऑफिस जाने का, तो अब बुखार हो कुछ, अब्बा ने जाना ऑफिस, शाम में आना है। अम्मी का रोजा है या नहीं है, बच्चे छोटे हैं, दोपहर में खाना बनना। अब मम्मी बोला भाई मेरा मूड नहीं है आज खाना बनाने का, जाओ अपना काम करो, ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना। तो मूड के हिसाब से जो है ना, वो नादान लोग काम करते हैं, समझदार लोग काम नहीं करते। और नादान लोग सीए करने नहीं आते, समझदार लोग ही सीए करने आते। तो सारी बातों का जो बेटा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सीए के अंदर आओ, और स्कोप बहुत बड़ा है, जितना तुम्हारी सोचो उससे कई गुना बड़ा है। जब आज फर्म जाओगे, जब कोई क्लाइंट पे जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि आप क्या काम करने आए हो यहाँ पर। ठीक है ना? और मेहनत, मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है? किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करिए प्लीज। भाई किसी का कोई तो सवाल होगा, 1 घंटे से मुसलसल बोल रहा हूँ, कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो समझा होगा, पूछो। सर बस ठीक है, हम सही है, खुश है। हम्म। भाई तुम ही पूछ लो कुछ दिल रखने के लिए मेरा। समझ नहीं आ रहा। ये सबसे अच्छी बात है, समझ नहीं आ रहा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा, पीआरसी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास जो है वो 5 पेपर्स हैं। ठीक है, पेपर्स के ऊपर आ जाते हैं और फिर हम चीज को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये आपके टोटल सीए के पेपर्स हैं। ठीक है ना? क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? क्लासेस बेटा सना मंडे से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है? मंडे से पहले इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि आज थर्सडे है, कल 8 मुहर्रम है, फिर सैटरडे संडे 9 और 10 मुहर्रम है, तो इंटरनेट ब्रेक डाउन होता है, रास्ते ब्लॉक होते हैं। ठीक है ना? तो इस वजह से मंडे से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो बेटा सीए लेवल 1 के अंदर आपके पास कितने पेपर्स हैं? 5 पेपर्स हैं। और 5 पेपर्स के अंदर जो पीआरसी 1 है आपका, वो इंग्लिश टाइप सब्जेक्ट है, बीडब्ल्यूसीएस वो है। पीआरसी 2 जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स है, मैं पढ़ाता हूँ। पीआरसी 3 इकोनॉमिक्स है। ठीक है, मैं जैनब पढ़ाती हूँ, मैं जैनब से भी इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवाता हूँ। पीआरसी 4 आपके पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। ठीक है? अकाउंटिंग का 40% सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा, फिर हमारे जो बाकी टीचर्स हैं फिर वो मेरे, मैं जब पढ़ा लूंगा तो फिर मेरे साथ साथ ज्वाइन करेंगे। मैं 3 चैप्टर्स कवर कर लूंगा तो फिर मेरे साथ सर अलिया मामला ज्वाइन हो जाएंगे, फिर वो कुछ चैप्टर्स पढ़ा देंगे, तो फिर हसन मारफानी सर वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है? अभी सर हसन मारफानी की भी आपको कहानी सुनाता हूँ मैं। ठीक है? और पीआरसी 5 आपके पास जो है वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, आईटी भी, वो सर तारिक तो नहीं है, वो पढ़ाएंगे आपको। ठीक है ना? उनके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। डेमो क्लासेस कब तक होंगे? बेटा डेमो क्लासेस 1 वीक की होती हैं, मंडे को डेमो क्लासेस शुरू होंगी और आपकी फ्राइडे तक वो डेमो क्लासेस चलेंगी। ठीक है? अच्छा, डेमो क्लासेस में क्या होता है कि आपकी क्लासेस फ्री होती हैं, आप आओ क्लास, तो अभी फीस पे करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना? एज अ फीस पेड करी हुई है आपने, कोई बंदा आपको नहीं रोकेगा। आप आए, शेड्यूल ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे सब अवेलेबल है या नहीं है? है भाई? मैसेज के ऊपर कोई रिएक्ट तो नहीं करता है? मुझे तो ऐसे लगता है मैं खाली ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ। मैसेज नजर आता है मेरा? नहीं आता? आता है? तो उसको एक रिएक्ट कर दिया करो। हार्ट वाला नहीं करना, थम्स अप वाला कर देना। ठीक है? बस। तो क्या कह रहा था मैं? एक तो पता नहीं कहाँ से गया। डेमो क्लासेस कह रहा, तो डेमो क्लासेस आपके पास 1 वीक तक होंगी, मंडे टू फ्राइडे डेमो क्लासेस ऑफर होंगी। और डेमो क्लासेस के बाद आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपनी फीस पे करनी पड़ेगी। किसी की स्कॉलरशिप आ रही होगी तो स्कॉलरशिप के बारे में भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि क्या सीन है, या मिस मारूक आपको ऑलरेडी बता चुकी होंगी स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है ना? अच्छा, तो एक कहानी है, मैंने अभी एक नाम लिया था हसन मारफानी का। ये आपको हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी नजर आएंगे, FAR 1 जो कैफ का सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, उसमें भी नजर आएंगे।
FR2 जो सेकंड अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है कैफ का, उसमें भी नजर आएंगे। अब इस बंदे की मैं आपको कहानी सुनाऊं। इस बंदे ने अपना CA क्वालिफाई किया इन 2015, ठीक है ना, 2015 में इस बंदे ने CA क्वालिफाई किया। मेरी इस बंदे से मुलाकात हुई 2018 में, ठीक है, कोई 7-8 साल पहले मेरे इस बंदे से मुलाकात हुई। और उस टाइम के ऊपर ये बंदा CFO भी था और कंपनी सेक्रेटरी भी था, ठीक है ना। और ये कहां पर होते हैं? ये होते हैं बैंक इस्लामी में। आज 2025 में ये बंदा बैंक इस्लामी के अंदर ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। आ रही मेरी बात समझ में? अच्छा, एक मैंने 2018 में एक बंदे से मैं मिला जिनका नाम था काशिफ यासीन। एटलस होंडा का नाम सुना है? हाँ सर, वो करोला के साथ लिखा होता है एल्टस पीछे, वो नहीं कह रहा। एल्टस होंडा क्या है? वो जो बाइक्स बनाती है, ठीक है ना। ये एटलस होंडा का CFO था पूरे पाकिस्तान रीजन का। आ रही मेरी बात समझ में? तो कहने का मकसद क्या है कि आपको यहाँ पर जितने भी टीचर्स पढ़ाएंगे ना इंस्टीट्यूट में आके, वो सारे के सारे वो टीचर्स होंगे जो कि प्रोफेशनली इस इदारे से, इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने इंजीनियरिंग करी हो वो यहाँ के पढ़ा रहा हो। सबसे पहली चीज, वो सारे टीचर्स होंगे जो कि प्रोफेशनली पिछले कई सालों से, ठीक है ना। मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट कोई 5, 5.5, 6 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मिस भी आप भी मेरे ख्याल में 2019 से मिस पढ़ा रही है, तो वो इनको 6-7 साल हो गए, ठीक है। सर तारिक को अराउंड कोई 20-22 साल हो गए, ठीक है ना। अभी हो सकता है अगर फिजिबिलिटी हुई तो हम आपको सर इम्तियाज से भी मिलवाएंगे। सर इम्तियाज मलिक से मैंने भी लॉ पढ़ा है, और जब मैंने लॉ पढ़ा था 2019 में उनसे, या 18 में शायद, तो उस टाइम उनको 30 साल हो गए थे लॉ पढ़ाते हुए CA के अंदर, ठीक है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि बेटा आपको इस इदारे के अंदर जो भी टीचर्स जो मिलेंगे वो सारे के सारे क्वालिफाइड, और इसके अलावा एक्सपीरियंस टीचर। एक भी टीचर मार्केट में नया नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर कि भाई इसने तो परसों क्वालिफाई किया था, ये आज यहाँ पढ़ा रहा है। हमेशा एक बात को याद रखिएगा, MBBS की डिग्री दोनों डॉक्टर्स के पास होती है, जो फ्रेशली क्वालिफाइड भी होता है, जो एक्सपीरियंस के पास भी होता है, ठीक है ना। मुझे एक बात बताइए कि एक बंदा है जिसने फ्रेशली MBA किया है, ताजा ताजा MBA किया है, उसकी फीस है 1,000 रुपए, वो भी हड्डियों का डॉक्टर है। और एक बंदा वो है जिसको 10 साल हो गए MBBS किए हुए, वो भी हड्डियों का डॉक्टर है। वो 1,000 रुपए ले रहा था जो कि नया नया MBA जिसने किया, MBBS किया हुआ था, और वो 1,500-2,000 रुपए ले रहा है। आप क्या प्रेफर करोगे कि मैं किसको दिखाऊं? अच्छा, रश किसके पास होगा पेशेंट्स का? है 1,000 वाले के पास होगा, सही बात है। हाँ भाई, एक्सपीरियंस वाले के पास रश ज्यादा हो। सेहत के मामले में कोई बर्गर थोड़ी खरीद देना कि जहां से सस्ता मिले बेटा वहां से ले लूंगा, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि सारी वैल्यू किस चीज की होती है? एक्सपीरियंस की होती है। क्वालिफिकेशन दोनों के पास सेम है, MBBS पहले भी वही था अब भी वही है भाई, लेकिन सारी बात किसकी है? एक्सपीरियंस की, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी पढ़े ऐसे बंदे से पढ़े जिसके पास एक्सपीरियंस हो। ऐसे किसी बंदे से नहीं पढ़े जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो सारा एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर ही करेगा। पैराडोल के साथ ये मिला के दे देता हूँ, अब बंदा बोलेगा नहीं भाई मेरे को घबराहट बहुत होती है, अच्छा पैराडोल इसका कॉम्बिनेशन सही नहीं है, अब ये वाली खा के देख। तो वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट क्या करेगा? इसी बंदे पे करेगा। तो इसी तरीके से किसी नए बंदे से पढ़ोगे जो मार्केट में नया होगा, तो वो क्या करेगा? ना उसको क्विज बनाने की तमीज होगी, ना उसको नोट्स बनाने की होगी। वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट इसी बैच के ऊपर करेगा। तो आने वाले 2-3 बैचेस होंगे ना, वो सबकी इन शॉर्ट नमाज पढ़ाएगा और फिर उसको एक्सपीरियंस आ जाएगा। ऑनलाइन की फीस क्या होगी भाई? अभी फीस के ऊपर आते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं करी। ग्रुप में ऐड होना है किस नंबर से? आ, आपको लिंक कहाँ से मिला है सना? फेसबुक से मिला है तो फेसबुक पे मैसेज कर दो। हाँ, फेसबुक से मैसेज कर दो, बाकी मैं नंबर आपको, कांटेक्ट नंबर मेरी आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा नीचे।
उस पर मैसेज कर दो, ठीक है ना, फेसबुक को मैसेज कर दें, कहीं भी मैसेज कर दें, आपको मिल जाएगा जी। तो मेरी बात समझ में आती है? तो हमेशा एक्सपीरियंस से पढ़ें जिसको आपके फ्यूचर से खेलने का मौका ना मिले, ठीक है ना, वो आपको ऐसा रास्ता बताए जो मेरा भाई आप उसकी मान के चलें, सीधा सीधा आपका पेपर पास होगा। मिसाल के तौर के ऊपर छोटी सी बात करता हूँ, फिर मैं जैनब को हम बुलाते हैं। क्यूएम के अंदर मैंने आपसे क्या कहा बेटा, कि मैं कोई अराउंड 6,000 से 7,000 स्टूडेंट्स अब तक पढ़ा चुका हूँ। मिस जैनब ने हो सकता है ज्यादा पढ़ाया मुझसे, उनको मुझसे पहले से पढ़ा रही है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस पीरियड के अंदर स्टूडेंट से या पढ़ाते हुए आज जो आईकेप की साइकोलॉजी है ना पेपर की, और जो हमारे पेपर की साइकोलॉजी है, वो ऑलमोस्ट 80-90% सेम है। मतलब मैं एमसीक्यूज प्रिडिक्ट करता हूं, चैलेंज के साथ प्रिडिक्ट करता हूं, लाजमी पेपर में आएगा। अब ये बात कोई दूसरा बंदा नहीं बोल सकता जो कि नया नया पढ़ा रहा हो। उसको कैसे पता भाई? बात समझ में आ रही है? उसको तो तब पता चलेगा ना जब बच्चा आके उसको बताएगा, हाँ सर मेरे पास भी आया था, कोई अगले अड्डे में आएगा बोलेगा सर हाँ, ये वाला भी आया था, ये वाला भी आया था, ये वाला भी आया था। वो तो मुझे इन 7,000 बच्चों ने बताया तो जाके पता चल गया ना भाई। आ रही है मेरी बात समझ में? इस तरीके से मिस जैनब कभी ऐसे इकोनॉमिक्स टीचर से पढ़ो जो कि नया नया पढ़ाने वाला है, तो उसको पता ही नहीं होगा पेपर में आना क्या, आईकेप किस लेवल के ऊपर जाके पूछता है। लेकिन चूंकि मैं जैनब को 6-7 साल होगा पढ़ाते हुए, तो भाई इनको पता है कि आईकेप की साइकोलॉजी क्या है, किस लेवल के ऊपर जाके पूछता है और किस लेवल के ऊपर जाके नहीं भी पूछेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? और हमारे हर टीचर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जिस लेवल के ऊपर जाके आईकेप आपसे सवाल करता है उससे 2 स्टेप ऊपर पढ़ाओ, ताकि अगर आईकेप थोड़ा सा बच्चे को ट्विस्ट करने की भी कोशिश करें ना, तो बच्चा मैनेज करके आए पेपर के अंदर। बहुत से टीचर होते हैं जो कि लेवल पे ही पढ़ाते हैं, आईकेप का भी लेवल ही है, यहाँ भी लेवल ही है, यही पढ़ाओ। तो अगर आईकेप ने थोड़ा 19-20 किया तो बच्चा वहां डगमगा जाता है। आ रही है मेरी बात सुन में? लेकिन हमारे टीचर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, 2 स्टेप ऊपर पढ़ाओ कि अगर आईकेप थोड़ा सा ट्विस्ट भी गया तो बच्चा मैनेज करके आए पेपर में, ठीक है भाई। अच्छा, फीस वगैरह के लिहाज से भी बात यह है बेटा कि कुछ भी कर ले। ओके, सो हेयर इज योर फीस स्ट्रक्चर बेटा। अभी हम पीआरसी का डिस्कस कर लेते हैं। पीआरसी में आपके पास है कितने पेपर्स? 5 पेपर्स हैं, 15,000 पर पेपर की फीस है। ये पूरे आपके पास जो है ना वो नवंबर बैच तक की है, ठीक है, पर मंथ नहीं है, ये पूरे कोर्स की फीस है 15,000। और 5,000 आपकी एडमिशन फीस है, तो टोटल आपका जो पीआरसी का पैकेज बनता है वो 80,000 का बनता है, ठीक है। लेकिन वो बच्चे जिनकी परसेंटेजेस अच्छी हो, तो उनको हम आपके पास क्या करते हैं, स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। और स्कॉलरशिप जो है वो यहीं पे नजर आ रही है मुझे, ये रही। सो स्कॉलरशिप भी, ज्यादा जूम हो गया, स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया आपके सामने ये लिखा हुआ है। वो बच्चा जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ है 75 to 79 के बीच में होगा, तो उसको 20%, 30%, 40%, 50% एंड 75% तक स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी, इन सेम एज फॉर ए लेवल्स, ठीक है। अच्छा, अब सर मसला ये आता है कि हमने तो अभी अभी रिसेंटली इंटर के पेपर दिए, मार्कशीट तो हमारी आई नहीं है, रिजल्ट तो आया नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। देखो, मैक्सिमम बच्चे को ये पता होता है कि भाई मेरी पोजीशन तो नहीं आनी, या कोई फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड आया तो वो सोचेगा यार मैं सेकंड ईयर में भी 1 to 5th में आ जाऊंगा, ऐसा है ना। तो ऐसा तो कोई नहीं जिसकी फर्स्ट ईयर में कोई पोजीशन थी। तो इसका मतलब 75% वाली स्कॉलरशिप तो गई, कितने परसेंट वाली बची? 50% वाली बची ना, कि भाई चांस ये कि मैं 50% में फॉल कर दूंगा, तो आपको जो ट्यूशन फीस है उसका 50% आप डेमो क्लासेस के बाद सबमिट करा लो, और रिमेनिंग जो 50% है वो सब्जेक्ट कर लो कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप रिमेनिंग पे कर देना। अगर 50% आए तो पूरी क्लेम कर लेना, कोई रिमेनिंग आए कि भाई हमें 30% आ रही है तो चाहिए 30% क्लेम करके 20% रिमेनिंग पे कर देना। आ रही मेरी बात समझ में? तो डेमो क्लासेस तो फ्री है, उसके बाद 50% अपनी फीस पे करके अपनी सीट को रिजर्व करा लो, जब इंटर का रिजल्ट आ जाए रिमेनिंग बाकी क्लेम आप कर लेना अपने पास। आ रही बेटा बात समझ में? अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, आप लोग इस गिवन नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिए अपना नाम लिख के, से नाम और पीआरसी, नाम के आगे पीआरसी लिख दीजिएगा। बाकी हमारे एडमिन जो है वो आपसे खुद ही रीच आउट कर लेगा, ठीक है।
तो मैंने काफी ज्यादा टाइम ले लिया। अब मैं जैनब को बुलाता हूँ ताकि वो थोड़ी सी अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें, सब्जेक्ट के बारे में दे दें और कुछ आप उनकी आवाज भी सुन लें। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वैसे तो माशाल्लाह सर सलान ने बहुत ही डिटेल में जो है वो आप लोगों की काउंसलिंग करी है। मैं थोड़ा सा अपना आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूं, कुछ मुझे जाने पहचाने चेहरे देखने हैं। माय नेम इज़ ज़ैनब ज़िया और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को PRC 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो टीच करूंगी। अच्छा, वैसे थोड़ा बहुत सर सलान ने आपको बता दिया मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से कि मुझे तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। क्वालिफिकेशन आप लोगों को बता दूं कि मैंने MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है और कराची यूनिवर्सिटी से, और आई एम डबल गोल्ड मेडलिस्ट, यानी ग्रेजुएशन मास्टर्स दोनों में मेरे गोल्ड मेडल रह चुके हैं, फर्स्ट पोजीशन आई है। और रिसेंटली जो है वो मैं IUBM से MS यानी MPhil इन इकोनॉमिक्स कर रही हूँ, जो कि इस साल मेरा कंप्लीट हो जाएगा, थीसिस वर्क ऑलमोस्ट डन है। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पर CA फील्ड से तो मुझे 6 से 7 साल हो गए हैं, लेकिन इन बिटवीन जो है वो मैं कराची यूनिवर्सिटी में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा चुकी हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में। और रिसेंटली जो है वो मैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी क्लिफ्टन में, आपने सुना होगा, मेडिकल की वैसे तो वो ज़्यादातर है, लेकिन ये कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि HEC की पॉलिसी हो गई है कि जनरल सब्जेक्ट्स हर फील्ड में पढ़ाए जाएंगे। तो ज़ियाउद्दीन में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, कराची यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुकी हूँ, और CA फील्ड से तो मेरा अच्छा खासा जो है ना वो एक कनेक्शन है, बन चुका है। अच्छा, मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट रिलेटेड आप लोगों से बात करूंगी। मेरा सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को PRC में ही पढ़ने को मिलेगा, आगे इकोनॉमिक्स नहीं है, PRC में ही बस एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों CA में पढ़ाई जाती है, ये अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं। मतलब वो कहते हैं मतलब इकोनॉमिक्स का CA से क्या कनेक्शन है, क्यों पढ़ाई जाएगी। तो आप ऑब्जर्व करना ये बात कि फाइनेंस, अकाउंटिंग, इनसे रिलेटेड जितनी भी फील्ड है उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है। BBA हो गया, MBA हो गया, ठीक है, या और भी जितनी भी ऐसी फील्ड है उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है। तो कोई ना कोई रीजन है। क्या रीजन है? यानी इवन कि अब मेडिकल का बच्चा जो मेडिकल कर रहा है उसको भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है। तो क्या इंपॉर्टेंस है? जब सर सलान ने स्टार्ट करा ना आपको बताना CA के हवाले से, तो उन्होंने एक बात करी कि भाई जब आप CA में आ रहे हो तो आप CA में आने से पहले ये एनालाइज करो कि क्या जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो एफिशिएंट है या नहीं है। तो आपने एक बहुत जनरल काम किया, आपने देखा कि आपको सर सलान ने एनालाइज करवाया कि भाई इतना इन्वेस्ट कर रहे हो आप और इतना रिटर्न मिलेगा आपको। ये बेसिकली क्या डिसीजन में, ये डिसीजन मेकिंग है ना आपकी, यानी आप अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हो। तो सबसे पहला जो एक इकोनॉमिस्ट होता है ना, वो सबसे पहला काम जो एक इकोनॉमिस्ट का होता है वो क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। यानी सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी का क्या पार्ट है कि जो हम फैसला कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यही हमारी जिंदगी को राइट ट्रैक पे भी लेकर चला जाता है और रॉन्ग ट्रैक पे भी लेकर चला जाता है। तो जब आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, ये इतना वास्ट और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपको मजा आएगा। अच्छा, वो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ ये है कि भाई बोरिंग थोड़ा सा लगता है कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन वो टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर किस तरीके से पढ़ाता है। इकोनॉमिक्स के हवाले से कुछ आइडिया है आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कॉमर्स से हैं, जिन्होंने कभी पढ़ा है इकोनॉमिक्स? किसी ने भी नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स आज तक? सब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे? चले, आप पढ़ चुके हो इकोनॉमिक्स ना। अच्छा, इकोनॉमिक्स के नाम से, एक टर्म से ही पता लग रहा होता है कि इकोनॉमिक्स इज अबाउट इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे भाई? अपनी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिस इकोनॉमी में आप रह रहे हो आप उस इकोनॉमी को सीखोगे। कोई इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही होती है आपकी सराउंडिंग में, दुनिया कैसे चल रही है, कंट्रीज के आपस में जो रिलेशंस हैं, बहुत सारी मल्टीपल चीजें। यानी आप अक्सर न्यूज में बहुत सारी चीजें सुन रहे होते हैं पर कुछ टर्म्स का मतलब आपको नहीं समझ में आता। यानी पाकिस्तान की GDP पिछले कुछ सालों से जो है वो डाउनफॉल में जा रही है। क्या मतलब? वो GDP किसे कहते हैं? एक आप अंदाजा लगा रहे होते हो कि ये कोई परफॉर्मेंस के हवाले से बात है, बट एक्चुअल GDP है क्या, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। ठीक है, आपके पास एक न्यूज आती है कि भाई सेंट्रल बैंक ने जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट इतने % से बढ़ा दिया।
जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना क्या है, उससे इन्वेस्टर्स को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको नहीं पता, ठीक है ना। तो इस तरीके से मल्टीपल चीजें, रुपी कंटिन्यूसली डीवैल्यू हो रहा है, हम ये तो सुनते रहते हैं। ये वो न्यूज मैं बता रही हूँ जो बहुत मोस्ट कॉमन जो आप सुनते हो, आपके आप लाजमी आपने सुनी होंगी, लेकिन आपको अक्सर इनका मतलब नहीं समझ में आ पाता। तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें जो आपकी इकोनॉमी में पॉलिसी मेकिंग हो रही होती है, कैसे पॉलिसी लगाई जाती है, पॉलिसी के क्या इम्पैक्ट आते हैं। अब बात ये कि हमारा इससे क्या लेना देना, तो भाई ये वो पॉलिसीज हैं जो एक कॉमन लेमैन को भी उसका इफेक्ट आ रहा होता है, एक बिजनेसमैन पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। अगर इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक चेंज कर रहा है या एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है हमारी करेंसी का, तो उसका इफेक्ट जो है वो इंडिविजुअल पे भी आएगा, आता है ना। हम कहते हैं भाई पेट्रोल महंगा हो गया, एक कॉमन एक बंदा जो है उसको उस पर भी इफेक्ट आ रहा है, पेट्रोल क्यों महंगा हो गया या करेंसी क्यों डिवैल्यू हो गई। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और जब आप इंशाल्लाह, मेरा ये ऑब्जेक्टिव होता है, देखो मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये है कि हमें पेपर पास करना है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये। लेकिन मैं हमेशा से, मेरी ये कोशिश रही है कि जब मुझसे एक बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ के निकले तो सिर्फ उसका पेपर पास ना हुआ हो, वो कहीं स्टैंड करता हो, यानी वो किसी से बात कर सके कि यार हाँ, अब मुझे पता चला है कि कैसे इकोनॉमी में चीजें जो हैं वो कैसे चल रही होती हैं। यानी मुझे सीए की एक चीज ये बहुत पसंद है कि सीए एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, इसमें आप अकाउंटिंग, लॉ, टैक्स, इकोनॉमिक्स, यानी आप जब आप एक सीट पे बैठोगे और आपसे कोई मिलेगा तो आप बोलेगा यार ये मतलब डिजर्व करता है ना, ये जगह ये डिजर्व करता है, इस पे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करो, इसे किसी भी हवाले से बात करो, इसको पता है, सब चीजों के बारे में पता है इसको। तो इस वजह से एक बड़ी आपकी पर्सनैलिटी भी जो है ना, इस पे बड़ा इफेक्ट आता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है वो बता दूं, सर सलान ने एक आप लोग को ये तो बता दिया कि सीए जो है इसका क्या रिटर्न वगैरह के हवाले से, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जहां फल मीठा होता है वहां मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए मेहनत, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, ये सब वर्क, हार्ड वर्किंग, ये बहुत हर फील्ड में जरूरी है, पर सीए क्योंकि आपको रिटर्न बहुत अच्छा दे रहा है तो इसमें ये सब चीजें थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायर्ड है। अच्छा, इकोनॉमिक्स का जो है, बस मैं आपको थोड़ी सी ज्यादा टाइम नहीं दूंगी आप लोगों का। इकोनॉमिक्स को मैं कैसे लेकर चलूंगी वो आपको थोड़ा सा बता दिया है। इकोनॉमिक्स का ये है कि भाई एक स्टडी टेक्स्ट जो है ना वो आपको हर सब्जेक्ट का आई कैप प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जैसे हर सब्जेक्ट की हम इंटर में एक बुक होती है ना, हम उस बुक से हमें पता चलता है ये सिलेबस है और इसको हमें फॉलो करना है। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी एक तो स्टडी टेक्स्ट वो होगा जो कि आपने जो है आई कैप का फॉलो करना है, ये तो हमारा सिलेबस है। इसके अलावा मैंने कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करी हैं ताकि आप लोगों के लिए, मतलब हमारी यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उनकी कोशिश होती है कि बस हलवा बना के दे दें, जितनी अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं ना उतनी कर लें। अब आगे स्टूडेंट्स को क्या करना है वो सर ने हमें बताया कि भाई जो काम टीचर दें आपने उसको करना है, ठीक है ना। घर में हम डंडा लेकर नहीं खड़े हो सकते आपके सर पर। तो एक तो स्टडी टेक्स्ट आईकैप आपको प्रोवाइड करेगा, फिर हम ड्यूरिंग क्लास जो है वो मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है ना। मेरे अपने नोट्स हैं, ठीक है, जो वो मैं आपको दूंगी जिससे आप जो है वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फिर एक आपको पीआरसी का पता है कि पीआरसी एमसीक्यूज बेस्ड है ना, तो आपको, आपने सारी क्लासेस ले ली हैं, आपने नोट से सब रिवाइज कर लिया, आपको लग रहा है मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, लेकिन जैसे ही मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस दी आपको पता चल गया कि मेरे कॉन्सेप्ट कितने वीक हैं। क्योंकि एमसीक्यू से आपको अंदाजा होगा कि मतलब एक बच्चा, मैं कहती हूँ कि जिसने सारी क्लासेस ली, सब पढ़ा और वो डायरेक्ट पहुंच गया पेपर देने के लिए, उसके पास होने के चांसेस बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम, जब तक वो क्या नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा। इसके लिए मैंने और बाकी टीचर्स ने भी काम किया हुआ है कि हमने एक क्या तैयार किया हुआ है अपना क्वेश्चन बैंक। ये कि जो हर चैप्टर से रिलेटेड तकरीबन हमने 100 एमसीक्यूज मिनिमम, मैं आपको बता रही हूँ, ये हमने बनाए हुए हैं। हम ड्यूरिंग क्लास और फिर आफ्टर क्लास में एज असाइनमेंट आप लोगों को दूंगी, जो आप लोग प्रैक्टिस करके आओगे, नेक्स्ट डे फिर जो है फॉलो अप होगा कि भाई आपने कितना क्या किया, क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मुझे एक चीज बहुत ज्यादा पसंद है और वो है क्विजेस, ठीक है ना। यानी हर चैप्टर के आखिर में हमारा क्या होगा, एक क्विज होगा, ठीक है, जिसमें, और वो क्विज मस्ट होगा,
कि हर स्टूडेंट ने देना है, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई कि ये सब चीजें हम लेकर चलेंगे, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक बुक है, ये कुछ एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना, जो मैं आपको प्रैक्टिस साथ साथ करवा रही होंगी वो इससे कहीं ज्यादा होंगे, ठीक है ना। जैसे कि सर सलान ने कहा कि हम जिस लेवल पे आईकेप पूछता है उस लेवल पे हम खाली तैयारी नहीं करवाते, हम उससे 2 लेवल ऊपर की तैयारी करवाते हैं, ठीक है ना। तो जो मैं आपको ड्यूरिंग क्लास या असाइनमेंट में दे रही होंगी वो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होगी। लेकिन ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं, ये आईकेप का जो सिलेबस है जिसमें तकरीबन 13 चैप्टर्स आते हैं इकोनॉमिक्स में, ये बुक उन 13 चैप्टर्स को कवर कर रही है। हर चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज मैंने ऐड करे हैं, ये वो एमसीक्यूज हैं, या मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपने इस बुक की तैयारी कर ली तो आपका पेपर, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, लेकिन आपका पेपर 99% पास है। अच्छा, अब एक बच्चा बोले फिर यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, मिस की बुक ले लें और रट्टा मार लें और चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एमसीक्यू जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आई कैप उसमें से नॉट हटा दे तो बच्चे ने तो रट्टा मारा हुआ है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं है, वो वही टिक लगा के आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और पेपर से पहले आपके पास 1 महीना बचा और आपको पता है मैं वो सारे एमसीक्यूज नहीं लेकर बैठ सकती या बैठ सकता, तो आपने क्या करना है, बस इसकी तैयारी कर लेनी है, ठीक है। आपने बस इसकी तैयारी कर लेनी है, आपका पेपर पास हो जाना है इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो मैं कहती हूँ कि इसको घोल के पी लें, सही है ना। तो इसी तरीके से सर सलान भी आपको कुछ जो है वो असाइनमेंट देंगे पेपर से पहले। तो ये कुछ हमारी मैंने बस ये बता दिया कि मेरा कंडक्ट कैसा होगा थ्रू आउट, ठीक है ना। बाकी ये कि आपको सर इम्तियाज मलिक के बारे में सर सलान ने बताया था, माशाल्लाह सबके टीचर्स हैं, ये सबके टीचर हैं, हम सब इनके स्टूडेंट हैं। तो सर इम्तियाज मलिक से मैं कहूंगी कि अपना प्लीज इंट्रोडक्शन दे दें आकर। भी जरा सा मुझे अपना नाम बता दें। बाकी दोस्त नहीं बता रहे तो चले नहीं बताएं। आप लोगों ने कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना इतनी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। मेरा मुतालिक छोड़े कि मैं क्या हूँ कौन हूँ। अगर आप लोगों ने अपने हवाले से जो पीआरसी में आ रहे हैं, असगर शाह मैंने देख लिया जी बेटा। देखिए मैं ऐसे थोड़ी सी बातें आपसे करता हूँ। अभी जब मैं क्लास में जा रहा था, मेरी क्लास थी ना, तो वो कैफ में होती है। जब आप लोग पीआरसी पास कर लेंगे तो फिर कैफ के सब्जेक्ट लेंगे। तो मुझसे इन्होंने कहा कि सर आप चुके हैं, मैं आमतौर से तो ओरिएंटेशन में नहीं आता हूँ क्योंकि मेरे तो सब्जेक्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा आप भी आ जाइएगा। तो मैंने क्या किया कि मेरे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए थे और जो ऑनलाइन भी थे, मैंने सबसे आप लोगों के लिए बातें करना शुरू कर दी। तो वो बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई हैं। और अली गौहर भाई, वो आप रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा शुरू का आधे घंटे का। आप सबसे मैं ये कहूँगा कि ऐसी चीज़ आपने कभी पहले नहीं देखी होगी। वो मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब मैंने पूछा कि मुझे पीआरसी के जो लोग एडमिशन लेने आए हैं उनके लिए आप लोग बताओ। मैं तो 35 साल से इस फील्ड में हूँ। मैंने कहा ज़रा मैं आज के बच्चे का पूछ लूँ ना। तो ऑनलाइन के लोगों ने भी बहुत सारी बातें की और बड़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त बातें की हैं। और जो फिजिकल बैठे हुए थे उन्होंने भी बातें की हैं। तो आप जब घर जाएंगे तो यहाँ पे एसटीटी का यूट्यूब चैनल है, तो उस पे एक वीडियो लग जाएगी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बेशक आप उसको 1.25 या 1.5 पे देख लीजिएगा, लेकिन वो देखिएगा ज़रूर। बहुत आपको फ़ायदा होगा। ये मैं ऑनलाइन वालों को भी कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझ गए ना। उसमें आज के स्टूडेंट्स ने ये बताया है कि जो भी एडमिशन लेने आ रहा है उसे क्या करना चाहिए, और मैं भी साथ उनके बैठा हुआ था। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि देखें, ये नहीं कि मिस मेरे सामने बैठी हैं, मिस जैनब हो या सर अरसलान हो या सर हसन मारफानी, इनसे पढ़ के बच्चे मेरे पास आते हैं। और अगर मुझे जिंदगी दोबारा मिले और मौका मिले तो मैं इन लोगों से दोबारा पढ़ने के लिए मैं इनके सामने बैठना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं, अब मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। तो बहुत आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी
उसमें बहुत सारी बातें हो गई हैं, वो रिपीट हो जाएंगी। असल में आपने अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है तो टीचर्स के साथ दोस्ती कर लें। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है, ये लोग, हम ही लोगों के स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए फेल भी हो रहे हैं, पास भी हो रहे हैं। तो हमें काफी अंदाजा होता है कि क्यों फेल हो रहे हैं, हमें ये भी अंदाजा होता है कि क्यों पास हो रहे हैं। और फिर जो दूसरी जगहों से फेल होके आते हैं, फिर वो हमारे साथ काम करते हैं, फिर वो पास होते हैं। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप टीचर्स के साथ, आपका नाम टीचर को पता होना चाहिए और डेली आपकी उनसे बात होनी चाहिए। और ये जितने भी हमारे टीचर्स हैं तीनों, माशाल्लाह से, ये आपको हर तरीके से, यहाँ जितने भी टीचर्स हैं हमारी अमूमी तौर पर फील्ड के अंदर, आपको ये फैसिलिटी हासिल है। आप टीचर्स के साथ इधर उधर मशवरे नहीं करें। मैं ये वो बातें रिपीट नहीं करना चाह रहा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक हो गया, 2 बातें हो गई। आप सीए में आना चाहते हैं, इधर उधर की बातें ना सुने। आपकी एक बहुत स्ट्रांग वजह होनी चाहिए आने की। मेरी पढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह थी मेरी अम्मी। मेरी अम्मी पढ़ी हुई नहीं थी और मैं था खिलाड़ी। तो फिर जब मैं खिलाड़ी के एक उम्र में पहुंचा और जब मुझे पता चला कि पूरा निजाम किस किस्म का है, तो अब मैंने कहा कि भाई अगर मैं नहीं पढ़ सका तो फिर मेरी अम्मी का नाम ये खराब होगा कि चूंकि खुद पढ़ी हुई नहीं थी ना, तो इसलिए इनका बच्चा भी नहीं पढ़ सकता। तो फिर मैंने फिर जितना पढ़ा वो आप लोग फेसबुक वगैरह से देख लीजिएगा। आपकी भी कोई वजह होनी चाहिए। आपके अब्बू, आपकी अम्मी, आपकी फैमिली, आपका अपना आप अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के सोचें जरा सा कुछ क्योंकि क्लास में ही बात हुई थी। देखिए मैं एक ना कुछ जुमले बनाता हूं, आपको ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, आपको खुद अपने कुछ जुमले बनाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे मोबाइल पे बहुत टाइम लग रहा है, अब इससे कैसे बचें? अब मैं पूछूंगा तो खाम का टाइम लगेगा। देखिए मैंने क्या जुमला बनाया हुआ है, तवज्जो करेंगे। ये मुझे कंट्रोल करता है या मैं इसे कंट्रोल करता हूं? दैट्स इट। कल रात को मैं 2:30 बजे बज रहे होंगे, मैं रात को उठाऊं और मैं वॉशरूम गया हूं और उसके बाद मेरा दिल चाहा कि मैं जरा मोबाइल देख लूं, मुझे ये जुमला याद आ गया, मैंने नहीं उठाया। तो आपको ना कुछ चीजें करनी पड़ेंगी और बाकी आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। अब आपने कोई बात मुझसे पूछनी हो, कुछ करनी हो तो मुझे बताएं, ताकि फिर मैं आपकी स्पेसिफिक कोई बात आपको बता सकूं। बहुत जबरदस्त फील्ड है, किसी की बातों में ना आए। बहुत जबरदस्त फील्ड है। 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे। अगर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात में होता हूं कि अगर मेरी औलाद ने अपनी पसंद से फील्ड चूज की, अगर वो मेरी पसंद से फील्ड चूज करते तो मैं या तो उनको लॉ में कहता, क्योंकि मैं लॉ का टीचर हूं और मैंने लॉ पढ़ा है, या मैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहता, या मैं इकोनॉमिक्स कहता। इकोनॉमिक्स जैसे कहते हैं ना, मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। आप समझ लें सारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से निकले हैं, ये अकाउंटिंग, ये सारा कुछ, ये सारा सारा बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक्स से निकला है। तो आपने कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें, और नहीं तो फिर बात खत्म करते हैं, बस सही हो गया। और वेलकम टू दिस फील्ड, और बड़ी जबरदस्त फील्ड है। और देखिए, एक तो आपके वालिदैन आपको चाहते हैं, अब इस वाले से मेरा ख्याल एप्लीकेबल है, ये जो नई स्कीम है वो तो ये 3 पेपर ही देंगे ना। अब आप लोग जो आएंगे वो ये 3 पेपर ही देंगे। वो पूछ रहे हैं कि आईकैप की न्यू स्कीम व्हेन एप्लीकेबल फॉर पीआरसी, इस दफा में नहीं है। इस दफा में क्या नहीं, आप लोग जो पढ़ाएंगे तो वो 3 ही पढ़ाएंगे ना, अभी 5 पढ़ाएंगे। ये कब से है फिर? अगले वाले टर्म से है। अच्छा, ये मुझे बता रहे, क्योंकि मेरा पीआरसी से इतना वास्ता नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता। हमारा सब्जेक्ट जो है वो मर्ज हो गया है, बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ, उसका एक ही सब्जेक्ट होगा। हम अपने कैफ के सब्जेक्ट से ज्यादा रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि नहीं, अभी अभी असगर शाह अभी जो है वो 5 पेपर ही देने होंगे। इस पर भी उसी और वीडियो में बात हुई है कि 3 देने हैं, 2 देने हैं, 5 देने हैं, कितने पेपर देने हैं, क्या इससे फैसले करने। बहुत जबरदस्त वीडियो रिकॉर्ड हुई है, आप उसे देखेंगे इंशाल्लाह आपको हर किस्म के, क्योंकि वो स्टूडेंट बोल रहा था ना और मैं उसे रिफाइन कर रहा था।
यानी उनकी बातों को मैं बता रहा था कि ये बोल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये पहलू भी है। तो वो तो आप लाजमी देख लीजिएगा, और अल्लाह ताला ने बस वो इस वक्त बनवा दी वीडियो, वो आप जरूर देखिएगा, उसका हम कोई टाइटल वगैरह करके दे देंगे। और कोई बात आपने करनी हो भाई, इतनी देर से बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, मुझे जरा सा डर लग रहा है। देखिए, वालिदैन एक ये चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बने, हर वालिदैन, मैंने भी क्लास में भी ये बात की, लेकिन साथ साथ ना आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी मिस बात कर रही थी कि हम लोग एक तालीम हासिल करते हैं और उसमें हम कारोबार करेंगे या नौकरी करेंगे, क्योंकि हमें अपना घर चलाना होगा। आप लोगों को जो सब आप बैठे हुए माशाल्लाह से, अब आपके वालिदैन जो है ना वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो एक पैसा आपके ऊपर लगा रहे हैं, वो किसी और जगह भी लगा सकते हैं। इस फील्ड में यह है कि इतने पैसों में जो पढ़ाई और जो लेवल के पढ़ाने वाले लोग हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे जो बच्चे फेल हो जाते हैं ना, वो उनसे भी बहुत अच्छे होते हैं जो दूसरे एजुकेशन में अपनी पोजीशन पे बहुत अच्छा जीपी ले रहे होते हैं, क्योंकि आई कैप जो है ना, ये एक बहुत मेहनत से बनते हैं लोग। तो इन्होंने जो पढ़ाई का निजाम बनाया हुआ है, ये भी बहुत लेटेस्ट किस्म का बनाया हुआ है। मैं बार बार ये समझाना चाह रहा हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, नथिंग लाइक इट, लेकिन मेरा जोर इस बात पर है कि अगर आप देखिए इस जुमले को ऐसे समझिए, इट इज बेटर टू एम हाई एंड टू मिस इट रादर देन टू एम लो एंड अचीव इट। यानी आप एक बड़ी चीज के लिए जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए, अल्लाह करे आप हासिल कर लें, क्योंकि वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत कोई आउटस्टैंडिंग किस्म के स्टूडेंट हो, मैंने देखा है 35 साल में, 2-3 क्वालिटीज चाहिए होती हैं। आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो, फिजिकल हो तो क्या ही बात है, ऑनलाइन भी हो सकते हैं। हिबा बेटा, ये अभी हम बात करेंगे, आज रात तक में इंशाल्लाह वीडियो जो है वो लोड कर देंगे, ठीक है। नंबर 2, क्लास में आप पूरी बातें सुने, और पूरी बात सुनने के लिए आपको टीचर से बात करना पड़ेगी। हमारे यहाँ सिस्टम ये होता है कि अगर आप नहीं भी सुन सके तो आप मिस को, हसन को, अरसलान को, मुझे, तारिक तोनियो साहब को, किसी को भी आप कहेंगे कि सर दोबारा बता दें, तो वो आपको बताएंगे। इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि हमें भी पता है कि आप लोग के क्या ख्वाब लेके आ रहे होते हैं। तो पूरी सपोर्ट आपको इधर से हासिल होगी, हिम्मत आपको करनी होगी, और इतनी संजीदा शक्ल ना बनाए प्लीज। अगर जिस तरह आप संजीदगी से बैठे हुए हैं, इसमें मुझे डर लग रहा है, तो थोड़ा सा जो है ना मुस्कुरा लें। जिंदगी कोई इसमें खत्म नहीं होती, बड़ी जबरदस्त फील्ड है, बड़ा मजा आएगा, मेहनत आपको करनी होगी, टीचर्स आपको समझाने वाले हैं, मुश्किल से मुश्किल चीज आपको समझ में आएगी। ये नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। आपके जहन में ये सवाल हो सकता है कि जी इतने ज्यादा लोग क्यों फेल होते हैं, मैं बता देता हूं क्यों फेल होते हैं। देखिए, मेरी ताकत है 25 किलो उठाने की, और मैं 100 किलो उठाऊंगा तो नहीं उठेगा ना, बस ये सिंपल हुआ है। दूसरे को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है, और टीचर के साथ एक रिलेशनशिप बनाना है कि मैं ये मजमून दे सकता हूं इस दफा या नहीं दे सकता। अब भाई 2 महीने बाद दे लीजिएगा, कुछ नहीं होता। कोई रिश्ते में लेट नहीं होंगे आप लोग इंशाल्लाह। वो भी अभी मैं कह रहा हूं ना, उस बच्ची एक लड़की बैठी हुई थी, कहने लगी ये लोग कहते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे और पास ही नहीं होगा और उम्र निकल जाएगी, तो ये सब बातें नहीं सुननी है। जबरदस्त फील्ड है, आए इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा आपको, लेकिन अपनी हैसियत से ज्यादा वजन नहीं उठाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैपेसिटी बढ़ाइएगा। देखिए, एक तो वो स्टूडेंट है, मानिए इस बात को, एक तो वो स्टूडेंट है ना जो कि ए लेवल्स में स्ट्रेट एज ले रहे हैं, ए स्टार ले रहे हैं। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट में 90% वाले, इससे कम वाले की बात नहीं कर रहा, 80, 70, 60 वाला भी सीए में आएगा। तो अब अगर कोई लड़का तीनों पेपर ले रहा है पीआरसी में, तो जरूरी नहीं है कि मेरे अगर 70% हैं इंटर में तो मैं भी 3 पेपर ले लूं। मैं एक दफा एक पेपर लेके देखूं, फिर मैं अगले सेमेस्टर में, ये जब मुझे साबित हो जाएगा कि मैंने एक पास कर लिया, अब आप 2 दीजिए। मैं देखिए पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, 35 साल होने वाले हैं। वाहिद वजह है नाकाम होने की
ये कि आप अपनी हैसियत से लालच में, जल्दी में ज्यादा पेपर उठा लेते हैं, वरना इसमें कोई फेल होने की गुंजाइश नहीं है। जाके मेरे फेसबुक पे देखिएगा, मेरे पास लोग हैं इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि 4-4, 5-5 दफा सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, और उसके बाद वो कैसे पास हो गए। अगर आई कैप फेल कर रहा होता, है ना कि भाई आई कैप फेल कर देता है, जब वो हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे सिस्टम से पढ़ते हैं, पूरी बात मानते हैं, तो फिर ना सिर्फ पेपर पास करते हैं बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें खास तरीके से पढ़ना पड़ेगा, आपको वो खास तरीका सीखना पड़ेगा जो आप इंटर ए लेवल्स में करते रहे, वैसे नहीं। अच्छा, वो खास तरीका सिखाएगा कौन? अब इतनी देर में तो आप मुझे बता दें, कौन बताएगा आपको? टीचर्स बताएं, वो इस फील्ड में है ना। मिस जैनब बाबू कितने साल हो गए? 7 साल का मतलब क्या हो गया? 14 सेमेस्टर। और अब जब ये रिसेंट वो आया है तो हर 2 महीने पे एग्जाम होता है। तो आप बताइए कि इनको तो इन एंड आउट सब पता है ना। आप इनसे पूछिए, आप सर हसन से पूछिए, सब हसन मारफानी से पूछिए, और फिर जब हमारे कैफ में लेवल में आएंगे आप हमसे पूछिए। बस एक आखिरी बात करके खत्म करते हैं, मुझे बड़ी पसंद है वो बात। अगर आप में से किसी ने भी सीख ली तो आप समझें कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इमाम गजाली एक बहुत बड़ा नाम है हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स में ना। इमाम गजाली कहते हैं कि उनसे पूछा किसी ने कि आप इतने बड़े इमाम गजाली कैसे बने, तो जवाब जो उन्होंने दिया है ना वो जरा सीखने का है, और हम जैसे आम लोगों के लिए सीखने का है। उन्होंने कहा कि पूछने में कभी शर्म महसूस नहीं की। खत्म। इससे एज सिंपल इज दैट। मैं उस वक्त नहीं पढ़ता था, क्योंकि मैं दोनों तरह का रहा हूं। मैं उस वक्त नहीं पढ़ता था जब मुझे समझ में नहीं आता था। मैंने पढ़ना ही तब से शुरू किया जब मुझे समझ में आना शुरू हो गया। और समझ में मुझे कैसे आया? जब मैंने पूछना शुरू कर दिया। और अगर आप क्लास में नहीं पूछ सकते, आप क्लास के बाद पूछें। आप क्लास के बाद व्हाट्सएप पे पूछें। पूछने में नहीं डरे, गलत पूछेंगे, गलत तरीके से पूछेंगे। आपने पूछ लिया, आप ये बैठी हुई हैं मिस, सामने सामने बात कर लेते हैं। मिस आप ना पूछने वाले से खुश होती हैं या पूछने वाले से खुश होती हैं? हाँ, देख लें बस सामने। क्यों झूठ बोलेंगी ये? हम क्यों झूठ बोलेंगे? हमें ना पूछने वाले से उलझन होती है। अच्छा, हमें पता होता है कि यहां पूछना चाहिए इसको। तो आप हर चीज पूछें, और यानी आपको जैसे कुछ नहीं आता ना ये समझ के आप आइए। अब ऐसा नहीं है, आपको बहुत कुछ आता होगा, आपके स्कूलों में आपके वालिदैन ने बड़ी तरबियत की हुई होगी, लेकिन ये कुछ बातें जो मैंने की हैं अगर ये आपके काम आ सके, और वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा इंशाल्लाह। कोई बात अगर है तो मुझसे अभी कर लें, और नहीं भी हो तो फिर बाद में भी कर लीजिएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, मैंने आपका टाइम ज्यादा लिया। बता दें मुझे। 034726, ये नोट कर लें भाई, 555906। ये एडमिन है हमारे एसटीटी के, उनका नंबर है। इनसे भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कम से कम अगर किसी को कोई भी बात नहीं समझ में आई हो मेरी, तो एक बात तो जरूर आप लेके जा रहे होंगे। कोई सुन ही नहीं रहा मुझे तो। अच्छा, ये मैंने ना नया तकिया कलाम बनाया है अपना। लड़कों तरफ बच्चियों सुनो, ये मैं पढ़ाने में भी अब बोलता हूँ, ऑनलाइन आप भी सुनिए। मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं ना ये बोलता हूँ मुझे तो कोई सुन ही नहीं रहा, तो फिर मैं कहता हूँ कभी मेरी इज्जत रखने के लिए बोल दो कि हाँ हाँ सुन रहे हैं। तो असल में चूंकि ना मोबाइल की वजह से हमारा ना कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम हो गया है ना, बहुत जल्दी बात इधर उधर चली जाती है, हमारा दिमाग, सबका एक हाल है। तो उसमें यह होता है कि मैंने ये टीचिंग में चेंज किया है। तो मैं ऐसे ना मिस्कीन से बन के बोलता हूँ मुझे तो कोई सुन ही नहीं रहा, तो फिर कोई ना कोई बोल देता है नहीं नहीं सर सुन रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ क्या सुन रहे हो? तो बताइए, एक बात आपने मुझसे क्या सीखी? अगर आप ये मुझे बताएंगे तो फिर मैं आइंदा कभी ओरिएंटेशन में आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। जल्दी से बताओ, ऑनलाइन वाले लिखो कि कोई एक अच्छी सी बात जो तुम्हें लगी हो, जो तुम्हारे दिल में उतर गई हो, तो वो मुझे बता दो। ये वाली ना, मोबाइल वाली ना, बड़ी जबरदस्त बात है। ये खुददारी वाली बात होती है, ये इज्जत नफ्स वाली बात होती है। बंदा हारना नहीं चाहता। बस ये बात तुम पकड़ लो, तुम समझो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, क्योंकि ये टाइम खा रहा है सबसे ज्यादा। बेहतरीन बात।
और कोई बात पूछना, सना जुनैद, शाबाश, पूछने वाली बात, जीते रहिए, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। अभी तो मामला ये है कि मैं उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया हूं जब सभी मुझसे छोटे हैं तो इसलिए आप लोग जो है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और बहुत कामयाबी अता फरमाए, और जी बड़ा करके आइए, बस गलतियां मत कीजिएगा, किसी और को नहीं देखिए, अपने आप को देखिए, और टीचर्स के साथ मशवरे के साथ स्टेप बाय स्टेप चलें। इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। अभी इन्होंने यहाँ पे एसटीटी ने लाइब्रेरी का भी अरेंजमेंट कर दिया है, सुबह 9 बजे से 7 बजे तक, फिर टीचर्स अवेलेबल होते हैं, तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो आप इनके एडमिन से जो भी, ये फोन नंबर नोट कर लें, जो भी आपको, माहम गुल जीती रहिए, कहते हैं टीचर से कम्युनिकेशन। बिल्कुल बच्चे, तुम लोग बड़ी जबरदस्त जनरेशन है, ये जनरेशन जी कहलाती है, और आप लोग माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त लोग हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें हो रही होंगी, ये याद रखिएगा कि वो बहुत कंफ्यूजन का भी शिकार हो सकते हैं। ये थोड़ी सी बातें मैंने की हैं, ये सब कंफ्यूजन दूर हो सकती हैं। आप फिजिकली जिस से पढ़ रहे हैं उन पे ट्रस्ट कीजिए, आप देखिएगा कि आपको फायदा ही फायदा होगा। ओके बेटा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सबका कि आपने मुझे जो है वो थोड़ी देर बर्दाश्त किया, जज़ाकल्लाह।